जिम कॉर्बेट घूमने जाते होंगे, आप बहुत सारे जंगलों में घूमने जाते होंगे, एक से एक जगह जाते होंगे घूमने के लिए, टाइगर देखने जाते होंगे, शेर देखने जाते होंगे, हाथी देखने जाते होंगे। मजे से हम चले जाते हैं, रिजॉर्टों में रुक जाते हैं, खाना खाते हैं, ऐश करते हैं, इधर से वाइल्ड लाइफ सफारी करते हैं। पर क्या ये कमाल की चीजें कमाल किस वजह से हैं? इस वजह से हैं क्योंकि ये कमाल है, या इस वजह से कि लोग इसके पीछे बहुत बड़ी फोर्स लगती है इसे कमाल बनाने, बहुत सारे लोग लगते हैं, बहुत सारा ह्यूमन माइंड लगता है, बहुत सारा कैपिटल लगता है ऐसी चीजों को कमाल बनाने के लिए। और आज हम आ गए हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। चूंकि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पूरे भारतवर्ष में एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसमें नंबर ऑफ टाइगर सबसे ज्यादा यहाँ पर हमसे ज्यादा वर्ल्ड में टाइगर डेंस कोई फॉरेस्ट नहीं है, नहीं पूरे वर्ल्ड में। बिल्कुल। आप ये देखिए कि जब टाइगर्स का एलिमिनेशन हुआ, मतलब जब हम लोग ब्रिटिशर्स का रूल था यहाँ, तो हंटिंग ब्लॉक्स बनते थे और टाइगर्स को बहुत अनप्रेसिडेंटेड तरीके से उनको शूटिंग ब्लॉक्स बना के उनको मारा जाता था। तो एक टाइम पे माना जाता है कि लगभग 30 से 40 हज़ार टाइगर्स इंडिया में होते थे एक समय पे। कॉर्बेट में अगर हम बात करें पिछले 30 सालों में लगभग 32 लोगों ने अपनी जान गंवाई है ये काम करते हुए। तो कॉर्बेट में लगभग आप मान के चलिए कि 1000 किलोमीटर हर दिन फुट पेट्रोल होती है। और जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं डे इन डे आउट, अपने परिवार से दूर हैं, 2-2 महीने परिवार से बात नहीं हो पाती, घर नहीं जा पाते, मिल नहीं पाते, और उसके बाद ऐसी जगह पे रह रहे हैं 24 घंटे जहाँ पर केवल वायरलेस के अलावा आपके पास कोई दूसरा साधन नहीं है कि आप किसी से बात कर पाएं। पिछले साल हमने केवल ढिकाला जोन में लगभग 95 जिप्सीज को बैन किया था बिकॉज ऑफ ऑफ रोडिंग, बिकॉज ऑफ वेरियस ऑफेंसेस, ओवर स्पीडिंग, कांग्रीगेशन, जानवर को परेशान करना। टूरिस्ट का फीडबैक हम लोग इस साल लेना शुरू किया है, हमने ऑनलाइन फीडबैक। कोशिश हमारी ये होती है कि टूरिस्ट को बुकिंग से लेकर के कॉर्बेट आने तक का और यहाँ से वापस जाने तक का एक्सपीरियंस सीमलेस रहे। प्रयास हमारा ये रहता है। 1200 एलिफेंट से ज़्यादा कॉर्बेट में मौजूद है। 1200 से ज़्यादा। पूरी फिल्म की कहानी। मतलब मैं तो सोचता था जब मैं पॉडकास्ट के पहले आया, मैं सोचा कि जंगल कैसे चलता है, 4-5 जॉब्स पूछूंगा और ये समझूंगा कि टूरिज्म पे कैसे काम होता है। ये तो सर अपने आप में पूरा नेक्सस के खिलाफ एक अलग लड़ाई चलती है आप लोग। हाँ बिल्कुल। जेके सुपर पॉडकास्ट की जनता, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। जिम कॉर्बेट घूमने जाते होंगे, आप बहुत सारे जंगलों में घूमने जाते होंगे, एक से एक जगह जाते होंगे घूमने के लिए, टाइगर देखने जाते होंगे, शेर देखने जाते होंगे, हाथी देखने जाते होंगे। मजे से हम चले जाते हैं, रिजॉर्टों में रुक जाते हैं, खाना खाते हैं, ऐश करते हैं, इधर से वाइल्ड लाइफ सफारी करते हैं, बहुत सारी कमाल की चीजें करते हैं। पर क्या ये कमाल की चीजें कमाल किस वजह से हैं? इस वजह से हैं क्योंकि ये कमाल है, या इस वजह से कि लोग इसके पीछे बहुत बड़ी फोर्स लगती है इसे कमाल बनाने के लिए, बहुत सारे लोग लगते हैं, बहुत सारा ह्यूमन माइंड लगता है, बहुत सारा कैपिटल लगता है ऐसी चीजों को कमाल बनाने के लिए। और आज हम आ गए हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड में स्थित वो पार्क, वो फॉरेस्ट जहां पे लोग टाइगर देखने आते हैं। और आज इस व्यक्ति से हम बात करने वाले हैं। उनका करियर कमाल का है, ग्लोरियस है, बवाल करियर है। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं जेके सुपर पॉडकास्ट में और समझते हैं कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस तरह काम करता है। डॉक्टर धीरज पांडे, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके सुपर पॉडकास्ट में। धन्यवाद। कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया। तो अपने बारे में कुछ बताइए सर, इसके पहले आप कहाँ थे, कैसे क्या रही आपकी जर्नी आज तक की? देखिए, मैं 2004 बैच इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का अधिकारी हूँ। मैं उत्तराखंड काडर को बिलोंग करता हूँ जी। लगभग 19 साल से अपनी सेवाएं इस क्षेत्र में दे रहा हूँ। इससे पहले मैं कई जगह पोस्टेड रहा एज डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, जो हमारी पहली पोस्टिंग होती है। तो उत्तराखंड के दूरस्थ जो क्षेत्र हैं उनमें मेरी पोस्टिंग रही है। चमोली जनपद में मैं रहा हूँ, देहरादून जनपद में रहा हूँ, उसके अलावा पौड़ी जनपद में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं। उसके अलावा मैंने शासन में अपर सचिव के पद पर भी कार्य किया है लगभग 2 साल, जिसमें जो पॉलिसी लेवल के जो इम्प्लीमेंटेशंस होते थे उन पर मैंने काम किया है फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट सेक्टर में। और उसके बाद फिर मैंने स्टडी लीव ली 1 साल में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एमफिल मैंने किया कंजर्वेशन में। और उसके बाद वापस आने के बाद फिर मैं कंजर्वेटर और चीफ कंजर्वेटर के पद पर रहा, अलग अलग जोन्स में, अलग अलग सर्कल्स में। और उसके बाद लगभग 1.5 साल से मैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में फील्ड डायरेक्टर के पद पर हूँ। सर, इतनी कमाल की आपकी नौकरी जो चल रही थी, उसके बीच में आपने 1 साल की लीव ली और फिर आप पढ़ने गए आगे। पढ़ने का शौक बहुत है सर आपको? हाँ, देखिए ऐसा है, ये जो नौकरी है फॉरेस्ट सर्विस की, ये एक टेक्निकल सर्विस है। इसमें आपको अपने को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा होता है कि जब आप फील्ड वर्क करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि तकनीक और नॉलेज से जुड़ी होती हैं। हालांकि सभी नौकरियां इस तरीके की होती हैं, लेकिन खासकर फॉरेस्ट सर्विस, क्योंकि साइंस बेस्ड बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ही फॉरेस्ट सर्विस में आ सकते हैं जी। तो अपने को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। और आजकल कंजर्वेशन के सेक्टर में, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। सर, एक आपसे कोई ऐसा टेक अवे पूछूंगा जो आपको अपने एमफिल के दौरान पता पड़ा, जो आपको सुन के मज़ा आ गया कि यार ये कमाल की चीज़ें आपको पहले नहीं पता थी? सर देखिए, ऐसा होता है ना कि जब आप बाहर जाते हैं पढ़ने, तो मैंने कई विश्वविद्यालयों के लिए प्रयास किया जी।
मेरा एक तो मैं चयन हुआ भी पहले, लेकिन कुछ और कारण थे, मैं जा नहीं पाया। लेकिन जब मुझे स्कॉलरशिप मिली इस प्रोग्राम के लिए, कंजर्वेशन लीडरशिप का एक प्रोग्राम होता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, एमफिल का, तो मैं बड़े अप्रीहेंसिव था उस कोर्स को लेके कि क्या वहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि बिग कैट्स के बारे में या इंडिया में जिस तरीके की बायोडाइवर्सिटी होती है उसको यूके में वो हमें पढ़ाएंगे और मुझे क्या लाभ उससे हो पाएगा, मैं इस तरीके की शंकाएं मन में थी। आप कॉन्फिडेंट नहीं थे? हाँ, लेकिन एक होता है कि नए आप कंट्री में जाते हैं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं, टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में कैम्ब्रिज आती है आज भी, और जो कोर्स मैंने किया वो उसी तरीके का एकमात्र कोर्स है पूरे विश्व में। तो मुझे लगा कि वहाँ लेकिन जाने के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि ये कितना वृहद क्षेत्र है। और हमारा जो बैच था उसमें लगभग 16 देशों के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए स्टूडेंट्स थे, और जो एज ग्रुप था वो भी डाइवर्सिफाइड एज ग्रुप था। ऐसा नहीं है कि वो 20 साल से लेकर के लगभग 54-55 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स उसमें थे। 55 ईयर्स के स्टूडेंट्स भी थे? बिल्कुल बिल्कुल। और कोई कंजर्वेशन फाइनेंस का स्टूडेंट है, कोई फैशन डिज़ाइनिंग का स्टूडेंट है, उसके अलावा कुछ लोग मरीन बायोलॉजिस्ट हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट सेक्टर से, जैसे मैं था और मेरे अलावा एक और जो स्टूडेंट थे वो गवर्नमेंट सेक्टर से थे, और बाकी कई NGOs में लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो एक इतना अच्छा नेटवर्किंग वहाँ हो गया, और उसके बाद हमको रियलाइज़ हुआ धीरे धीरे कि अपने कंजर्वेशन की जानकारी को बड़ा बनाने के लिए, समझने के लिए, उसकी डीप समझ होने के लिए, क्योंकि देखिए भारत में जो हम कंजर्वेशन करते हैं वो बहुत प्रोटेक्शन ओरिएंटेड कंजर्वेशन होता है, जबकि और कंट्रीज़ में उसकी अप्रोच बहुत अलग होती है। क्या होती है सर, क्या डिफरेंस? देखिए, जैसे ट्रॉफी हंटिंग की बात हम करें, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर वाइल्ड लाइफ को, हंटिंग को प्रमोट किया जाता है, बिकॉज उसमें जो पैसा आता है वो वापस कंजर्वेशन में फिर पूल किया जाता है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें कि आप परमिट देते हैं और वाइल्ड लाइफ को मारने के लिए, और उससे जो पैसा मिलता है, लाखों डॉलर्स उससे मिलते हैं, और वो वापस कंजर्वेशन सेक्टर में पूल किए जाते हैं ताकि बाकी जानवरों का कंजर्वेशन हो सके। लेकिन वो मॉडल हमारे यहाँ सक्सेसफुल नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे यहाँ अप्रोच अलग है। हमारे यहाँ टाइगर्स हैं, लेपर्ड्स हैं, या जो भी हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ हमारे यहाँ मौजूद है, उसको हम कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। तो इस तरीके के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पता चलता है, और उसके साथ साथ NGOs की वर्किंग, इंटरनेशनल NGOs की वर्किंग किस तरीके से होती है उसके बारे में पता चलता है। बेहतर है हमसे? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में तो मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था, क्योंकि हमारे यहाँ हायरकी होती है गवर्नमेंट सेक्टर में, और जो प्राइवेट NGOs होते हैं उनमें बहुत ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होता है, उनकी रिपोर्टिंग बहुत अलग तरीके से होती है। तो मैंने एक फ्लोरा फौना इंटरनेशनल एक NGO है, उसके साथ मैंने लगभग 4 महीने का एक ओरिएंटेशन और एक प्रोग्राम मैंने किया। मेरा अटैचमेंट हुआ उस NGO के साथ। हालांकि कोविड बीच में आ गया तो मुझे थोड़ा जल्दी लौटना पड़ा भारत, लेकिन ये ज़रूर था कि वो एक बहुत बेहतरीन लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे लिए था, और उसकी लर्निंग्स अब मुझे रियलाइज़ होता है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कम्युनिटीज़ का क्या रोल है कंजर्वेशन में, वो कितनी इम्पॉर्टेंट हैं वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए, और किस तरीके से उनको इन्वॉल्वमेंट हम लोग बढ़ा सकते हैं कंजर्वेशन सेक्टर में। तो इसके बारे में बहुत अच्छी केस स्टडीज़ हमने देखी, बहुत सारे लोगों से हमारा इंटरेक्शन हुआ। जो टॉप नॉच NGOs होते हैं कंजर्वेशन सेक्टर के, चाहे आप ट्रैफिक इंटरनेशनल ले लें, चाहे आप जितने इंटरनेशनल NGOs आप इमेजिन कर सकते हैं, उनके CEOs आके हमें लेक्चर्स देते थे या पढ़ाते थे। तो बहुत ही अजीब और बहुत ही अनोखा अनुभव रहा, और साथ ही साथ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला। इसके बाद आप जब आ जाते हैं हिंदुस्तान, तो आप क्या, कहाँ ज्वाइन करते हैं सर? बिफोर कॉर्बेट आप कहाँ थे? हाँ, इसे लौटने के बाद मैं फिर कंजर्वेटर भागीरथी सर्कल के पद पर मैं रहा लगभग 1.25 साल, और उसी दौरान मेरे पास एडिशनल चार्ज भी रहे, 2 और सर्कल्स मेरे पास रहे, यमुना सर्कल और शिवालिक सर्कल। तो लगभग गढ़वाल के 4 में से 3 सर्कल का टेरिटोरियल चार्ज मेरे पास रहा उस दौरान, लगभग 1.5 साल के आसपास एक सर्कल का, और लगभग 5 से 6 महीने बाकी 2 सर्कल्स का, और फिर मेरी पोस्टिंग यहाँ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। सर, अब वो दिन है जिस दिन आपको पहली बार पता पड़ता है कि आप कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर बनने जा रहे हैं। सीधा फील्ड डायरेक्टर ही बने थे सर? हाँ जी सर। आपको ये कॉल आती है या कोई मैसेज आता है या मेल आता है, वो रिएक्शन क्या था और वो फीलिंग क्या थी सर? देखिए, मैंने इस लैंडस्केप में पहले काम किया है। मैं DFO कालागढ़ के पद पर रहा हूँ, और मेरी एक पोस्टिंग लगभग 7 साल पहले मैं यहाँ DFO कालागढ़ रहा हूँ, जो कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ही एक पार्ट है, कालागढ़ टाइगर रिजर्व। तो लगभग 1.25 साल मैंने यहाँ पे योगदान दिया है।
तो मुझे इस लैंडस्केप के बारे में जानकारी थी और किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं उसकी भी जानकारी थी। लेकिन चूंकि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पूरे भारतवर्ष में एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी है। नंबर ऑफ टाइगर्स, टाइगर डेंसिटी तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है और नंबर ऑफ टाइगर्स सबसे ज़्यादा यहाँ पर। हमसे ज़्यादा वर्ल्ड में टाइगर डेंस कोई फॉरेस्ट नहीं है? नहीं, पूरे वर्ल्ड में? बिल्कुल। तो दुनिया में क्या डेंसिटी होगी अगर मैं पूछ सकूं? देखिए 13 से 14 टाइगर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स, और अगर आप बच्चों को भी काउंट कर लें तो 16, 17, 18 टाइगर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स आपको मिलेंगे। जबकि अगर आप कंपेयर कर लें किसी विदेश में, मान लीजिए आप अमूर टाइगर से कंपेयर करते हैं जो कि रशिया में अमूर टाइगर्स होते हैं, तो वो लगभग 200-300 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 1 या 2 टाइगर्स होते हैं। वहाँ पे, यहाँ पे 100 में 13-14 और वहाँ पे 200 में 1। जी सर, ये तो अनप्रेसिडेंटेड जॉब है, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा विश्व के अंदर। हाँ, तो पॉपुलेशन बड़ी है, ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन उसके साथ हमारे चैलेंजेस भी बहुत बड़े हैं। तो टाइगर कंजर्वेशन में, और देखिए ये एक समेकित योगदान है। क्यों पॉपुलेशन बढ़ी, इसके पीछे अगर हम जाएं जी सर, तो आप ये देखिए कि जब टाइगर्स का एलिमिनेशन हुआ, मतलब जब हम लोग ब्रिटिशर्स का रूल था यहाँ पे, तो हंटिंग ब्लॉक्स बनते थे और टाइगर्स को बहुत अनप्रेसिडेंटेड तरीके से उनको शूटिंग ब्लॉक्स बना के उनको मारा जाता था। तो एक टाइम पे माना जाता है कि लगभग 30 से 40 हज़ार टाइगर्स इंडिया में होते थे एक समय पे। 30 से 40 हज़ार? जी बिल्कुल। और उसके बाद जिस तरीके से उस समय कॉलोनियल एरा में जो ये मास एक्सटर्मिनेशन ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स ही क्या, आप देखें चीता भी एक्सटिंक्ट हुआ है इंडिया से उसी दौरान, और उसके अलावा बहुत सारे अन्य जानवर थे जिन पर इस तरीके का बर्ड्स, हमारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती थी, उनका शिकार होता था। तो एक, क्योंकि वो एक हंटिंग स्पोर्ट की तरह लिया जाता था और वो एक एंटरटेनमेंट का साधन था। तो उस दौरान जब ये टाइगर्स लगातार इनकी पॉपुलेशन कम होती चलेगी, तो 70 के दशक आते आते गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि अब ये टाइगर्स जो है इन पे संकट मंडरा रहा है। लगभग क्या संख्या हो गई होगी सर, तब तो कुछ अंदाज़ा होगा? देखिए उस समय तो संख्या 1200 से 1500, 30-40 हज़ार टाइगर से वो 1200-1500 पे आ गई संख्या। हाँ। और उससे भी ज़्यादा चिंता की बात ये थी कि आप ये देखिए कि हमारी टाइगर्स जो है ना, एपेक्स प्रेडेटर होता है। मतलब अगर टाइगर अच्छा है, जिस एरिया में टाइगर की पॉपुलेशन है उस एरिया में जंगल भी स्वस्थ है। सर, इस बात को थोड़ा सा डिटेल में समझाइएगा कि टाइगर के होने से जंगल की हेल्थ कैसे, मैंने कहीं पहले भी सुना है, इसको कैसे हम लोग एनालाइज करते हैं सर? देखिए बड़ा सिंपल है। आप ये देखिए कि अगर आप टाइगर कंजर्वेशन कर रहे हैं तो आप एक तरीके से पूरी बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कर रहे हैं। कैसे, मैं समझाता हूँ। जी सर। आप ये देखिए कि टाइगर प्रोटेक्शन के लिए आपने एक क्षेत्र को इन्वॉयलेट किया, ठीक है सर, आपने उस क्षेत्र का प्रोटेक्शन किया, वहाँ पे हंटिंग नहीं होती है, पोचिंग का कोई चांसेस नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन आप कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पर प्रे बेस भी बढ़ेगा, यानी टाइगर के को जो जानवर चाहिए खाने के लिए उनको आपने हैबिटेट इंप्रूवमेंट किया, उनके लिए ग्रासलैंड्स अच्छे हैं, तो वहाँ हिरन या चीतल या सांबर इनकी संख्या बढ़ेगी। ये टाइगर की मुख्य डाइट होती है ना। तो टाइगर की संख्या अगर बढ़ेगी तो इसका मतलब इनकी संख्या भी बढ़ रही है, और इनकी संख्या कब बढ़ेगी? जब आपका पर्यावरण स्वस्थ होगा, पोल्यूशन नहीं होगा, पोचिंग नहीं होगी और कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस उस एरिया में नहीं होगा। सर, मतलब अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो एक टाइगर के कंजर्वेशन के लिए हमें पूरा जंगल स्वस्थ करना ही पड़ता है। बिल्कुल। हमें ये भी देखना पड़ता है कि जिस तरह के जानवर वो खाएगा वो भी वहाँ पे हो, उनको जो खाना है वो भी वहाँ पे हो। बिल्कुल। हमें इतनी नीचे से शुरू करना पड़ता है टाइगर की कंजर्वेशन के लिए। बिल्कुल, ये फूड चेन है। कमाल सर, ये फूड चेन है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए इसीलिए हम कहते हैं कि एक बड़ा, मैं आपको एक एग्जांपल ये इसलिए देता हूँ कि क्या होता है ना कि जब हम लोग प्रोटेक्शन की बात करते हैं, कंजर्वेशन की बात करते हैं, और मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया हंटिंग का, जो ट्रॉफी हंटिंग जिसको कहा जाता है जी, विदेशों में ये बहुत कॉमन थी। अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाएँ तो बहुत कॉमन थी। अभी भी कई जगह आपने सुना होगा कि शिकार के परमिट होते हैं और शिकारी उस लायन के साथ खड़े होकर अपनी फोटो खिंचाते हैं। आपने देखा होगा अखबारों में, जी सर, न्यूज़ में इस तरीके की खबरें, वो टाइगर की खाल लेके भी खिंचाते हैं, उसके ऊपर रख के भी खिंचाते हैं, बंदूक ले। तो ये सब क्या है? ये ट्रॉफीज हैं। और इसके लिए वो मोटा पैसा देते हैं, वो पैसा देते हैं गवर्नमेंट को, उन देशों कि मैं टाइगर मारूंगा, मैं आपको फीस देता हूँ। हाँ, फीस देते हैं। और वो सारा पैसा कंजर्वेशन में, वो कहते हैं कि वो सारा पैसा फिर कंजर्वेशन सेक्टर में वापस फ्लो बैक होता है। कि वो कहते हैं कि अगर एक जानवर की सेक्रीफाइस देके हमें इतना पैसा मिल रहा है जिससे कि हम 100 जानवरों का कंजर्वेशन कर रहे हैं जी, तो ये ठीक है, उनके हिसाब से ये बात ठीक है। वो मॉडल हम यहाँ फॉलो नहीं कर सकते। वो मॉडल हम यहाँ फॉलो नहीं कर सकते। हमारे एथिक्स अलग हैं, हमारी वैल्यूज़ अलग हैं,
हमने कंजर्वेशन को बहुत दूसरे तरीके से देखा है, समझाया और जाना है। जी सर। तो हम लोग उस तरफ, उस डायरेक्शन में हम लोग सोच नहीं सकते हैं, और इसीलिए मैंने आपको बताया। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए, देखिए ये ट्रॉफी हंटिंग पहले होती थी कॉलोनियल एरा में, मैंने आपको बताया। तो जब जो 25, 30, 40 हज़ार से जो टाइगर कम होते होते हमारे पास 1500 के आसपास रह गई सीमा, उसका कारण ही ये था कि इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग हुई। लेकिन तब गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इसको ठीक करना चाहिए, और तब प्रोजेक्ट टाइगर को हमने लॉन्च किया। तो 1973 में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ। तो 7+2 9 टाइगर रिजर्व्स में ये प्रोजेक्ट टाइगर उस समय लॉन्च हुआ। और सबसे बड़ी बात, वो प्रोजेक्ट टाइगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से ही लॉन्च हुआ। ठीक है। तो यहाँ का जो ढिकाला हमारी रेंज है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। उद्देश्य केवल यही था। एक सवाल पूछ सकता हूँ, आपको कोई अंदाजा होगा सर कि उस समय पे कॉर्बेट में कितने टाइगर्स होंगे जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होता है? देखिए, उस समय जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ तो मुझे लगता है कि 100 के आसपास रही होगी संख्या। मुझे चेक करना पड़ेगा कितनी थी, बट मैंने कहीं पढ़ा था कि लगभग अंदाजे से अनुमानतः इतने टाइगर लगभग रहे होंगे। 100 के आसपास या उससे भी कम, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में बहुत लिमिटेड संख्या थी टाइगर्स की। और लॉन्च होने के बाद से आप देखिए जो कंजर्वेशन की जर्नी रही है इस प्रोग्राम की, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी। केस स्टडी अपने आप में किस तरीके से ये कहानी हुई और कहानी बनती चली गई। देखिए, ऑस्कर इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ रहा डे वन से, चाहे उसके जो पहले डायरेक्टर प्रोजेक्ट टाइगर के रहे हों, कैलाश संकला जी, या वहाँ से शुरुआत करें, और उसके बाद जितने फील्ड डायरेक्टर्स, जितने टाइगर रिजर्व की संख्या भी तब लगातार बढ़ती चली गई। 9 में लॉन्च हुआ, आज हम 54 टाइगर रिजर्व की संख्या हमारी हो चुकी है। तो 9 से बढ़ते बढ़ते हमारी टाइगर रिजर्व्स की संख्या बढ़ी है, हमारा एरिया कंजर्वेशन का बढ़ा है उस हिसाब से, और टाइगर्स की पॉपुलेशन में भी बढ़ोतरी होनी शुरू हुई। जब टाइगर की पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हुई तो देन वी रियलाइज्ड कि नहीं, दिस प्रोग्राम इज़ अ सक्सेस। ये जो है हम लोग उसको और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करते जाएं, और फिर धीरे धीरे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनी। तो NTCA का जब गठन हुआ, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के एम्बिट में आती है। तो एक अलग से अथॉरिटी बनाने का अर्थ यह था कि नाउ यू सी द वैल्यू गवर्नमेंट गेव टू टाइगर्स एंड इट्स कंजर्वेशन उस पॉइंट इन टाइम पे, कि जब बिल्कुल टाइगर्स की पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी और उसको कंजर्वेशन हमने करना शुरू किया। तो जब इनकी पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हुई तो फिर ये सारे प्रोग्राम्स, नई स्कीम्स, और सरकार का बहुत एक कंजर्वेशन के प्रति एक नज़रिया पूरा डिफरेंट हुआ। स्टेट गवर्नमेंट्स ने उसमें सहयोग किया, तो उनके बिना काम करना बड़ा मुश्किल था। तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी मिल के सब लोग साथ आए, और जितने अधिकारी, और मैं सबसे ज़्यादा इसका वेटेज दूंगा हमारे जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, जो हमारे डेली वेजर्स जो फील्ड में पेट्रोलिंग करते हैं, और जो हमारे फॉरेस्टर्स हैं, जो हमारे रेंज ऑफिसर्स हैं, फुट सोल्जर्स, इनका योगदान रहा। और इन्होंने लगातार दिन रात एक कर दिए प्रोटेक्शन के लिए, अपनी जान की बाजी लगा दी। कॉर्बेट में अगर हम बात करें पिछले 30 सालों में, तो लगभग 32 लोगों ने अपनी जान गंवाई है ये काम करते हुए, जिसमें हमारे रेंज ऑफिसर्स हैं, जो हमारे डेप्यूटी रेंजर्स हैं, हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, फॉरेस्टर्स हैं, जिनको कभी टाइगर ने अटैक किया, मॉल कर दिया बुरी तरह से। वो उठने के काबिल नहीं रहे, लेकिन ठीक होने के बाद वापस नौकरी में आए, ज्वाइन किया, डरे नहीं। मेरे पास आज भी लोग आते हैं पुराने जो रिटायर्ड हैं, महावत हैं हमारे पास, पुराने महावत मतलब जो आदमी हाथी। अच्छा। हमारे पास कैंप एलिफेंट्स भी हैं। अच्छा। हाँ। तो वो आते हैं, वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि साहब हम रिटायर हो गए, लेकिन और काम करना। हाँ, नहीं, लेकिन हम घर बैठे, हमारा मन नहीं लगता। तो हमको आप रख लीजिए, क्योंकि हमें अनुभव इतना है, हमने 30 साल 35 साल 40 साल अपने दिए हैं कंजर्वेशन को, और तो हमें जो है आप काम दे दीजिए और हमें पैसा भले ही मत दीजिए। तो ये जज्बा मुझे नहीं लगता कि और कहीं मैंने देखा है किसी और जगह या किसी और नौकरी में, कि इतना डेडिकेशन और उस लेवल के कर्मचारियों का डेडिकेशन जो फील्ड सेट सीधे तौर पे, और वो भी उस जॉब में जिसके अंदर खतरा सीधा जान का है। बिल्कुल जी। फुट पेट्रोल कॉर्बेट में जो हम अपने प्रोटेक्शन की बात करी, हम क्यों ये संख्या बढ़ा पाए, और आज कॉर्बेट में 260 बाघ 260 बाघ है, और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो 560 बाघ अभी उत्तराखंड में 2023 की जो रिपोर्ट आई है हमारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन की, तो 560 में से लगभग 260 टाइगर्स तो केवल कॉर्बेट में मौजूद हैं, और इसमें वो बाघ सम्मिलित नहीं हैं जिनकी उम्र 1 साल से कम है। अच्छा, अभी बच्चों को तो हम गिन ही नहीं रहे। हाँ, उनको हम नहीं काउंट कर रहे हैं इसमें, वो एडल्ट को हम काउंट करते हैं, 1 साल से ऊपर के उनको बच्चों को हम लेते हैं, जो सब एडल्ट हों और एडल्ट्स हों, उनको हम काउंट करते हैं, लेकिन 1 साल से कम के हम काउंट नहीं करते। तो प्रोलिफिक ब्रीडिंग हमारे यहाँ होती है कॉर्बेट में, चाहे वो बफर जोन हो, चाहे वो कोर जोन हो। इसका मतलब समझा दीजिए प्रोलिफिक ब्रीडिंग का। इसका मतलब ये है कि टाइगर्स को क्योंकि अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, अच्छा हैबिटेट मिलता है, तो मेटिंग अच्छी होती है,
लिटर अच्छा होता है, जिसकी जब बच्चे होते हैं टाइग्रेस के तो 3 से 4 कब्स, 4 तक हमने यहाँ पे कब्स देखे हैं एक साथ। और सर्वाइवल रेट भी अच्छा है। अभी तक हमने बहुत मोर्टेलिटी होती है बच्चों में, छोटे बच्चों में, लेकिन सर्वाइवल रेट भी अच्छा है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। आज की डेट में भी हमारे पास लगभग 3-4 जोन्स ऐसे हैं जिसमें ब्रीडिंग टाइग्रेस मौजूद हैं जो बच्चों को अभी पाल रहे हैं। तो किसी के पास 3 कब्ज़ हैं, किसी के पास 4 कब्ज़ हैं। तो ये एक सीज़न में इस तरीके से टाइगर की प्रेजेंस भी बढ़ती है, ग्रोथ भी होती है और नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा इंकरेजिंग साइन है। कमाल है सर, कमाल है, बहुत ही सर कमाल की जॉब है आपकी। सर ये समझना चाहूँगा कि हाँ, अब हम उस बारे में बात कर रहे थे कि आपको कॉल आता है कि अब आप कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर बन रहे हैं, तो कैसा था सर वो? तो ऐसा था कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए कि एक बहुत अच्छा मौका था मेरे पास, जो मैंने सीखा है अभी तक, अपना जो अनुभव रहा है। क्योंकि इससे पहले की मेरी जो पोस्टिंग्स थी उसमें भी मैंने वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र हैंडल किए थे। मैंने सेंचुरीज़ में काम किया था, चाहे वो मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, चाहे केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, तो उन सब में काम किया था। टाइगर रिजर्व का मेरा एक डायरेक्ट अनुभव था जी। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और जो मैंने सीखा है उसको और बेहतर तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ। लेकिन चैलेंज भी जैसे मैंने बताया, क्योंकि संख्या बढ़ रही है टाइगर्स की, तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट पूरे उत्तराखंड में बहुत बड़ा चैलेंज करेक्ट इस समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काफ़ी न्यूज़ आती है सर। हाँ, तो वो एक चैलेंज हम लोगों के सामने था और वो चैलेंज जैसे मैंने ज्वाइन किया उसके दूसरे तीसरे दिन ही वो सामने आ गया। अभी आपने नौकरी ये आप यहाँ पे आए, पोस्टिंग हुई आपकी, दूसरे तीसरे दिन आपको चैलेंज आ गया। हाँ, दूसरे तीसरे दिन एक आदमी को पर अटैक हुआ, उसकी डेथ हुई। और मुझे याद है कि वो 14 जुलाई को मैंने ज्वाइन किया था और 17 जुलाई की ये घटना है। और 17 जुलाई से उस टाइगर को हम लोग ट्रैक करते रहे। और आप ये सोचिए कि जुलाई में जब बारिश होती है, मानसून चल रहा है और जंगल में घास बढ़ जाती है, नेशनल हाईवे पे ये अटैक हुआ था। नेशनल हाईवे 309 जो रन करता है कॉर्बेट की पेरिफेरी में, तो वहाँ ये अटैक हुआ। और देखिए, कोई भी अटैक होता है, कोई भी लाइफ लॉस होता है, तो हम बहुत परेशान होते हैं उस चीज़ को, हम व्यथित होते हैं। हम इसलिए परेशान होते हैं कि देखिए, ह्यूमन लाइफ इज़ प्रेशियस, हम वो मानते हैं। और जानवर के द्वारा इस तरीके का अटैक यदि होता है, कोई भी, चाहे लेपर्ड से हो चाहे टाइगर से हो, वो एक बहुत ही दुखद घटना होती है। और जिस परिवार के साथ या जिसके ऊपर वो बीतती है, उसके दुख का तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सही बात। और इसलिए ये चैलेंज और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें सोशल इशू इन्वॉल्व होता है। टेक्निकलिटीज़ तो हैं ही। एक टाइगर को अगर आप ट्रैक कर रहे हो, आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है उसको पकड़ना, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट जानवर है और बहुत कैलकुलेट करके अपने मूव्स चलता है। और ऐसे जंगल में जो कि उसकी टेरिटरी है, वहाँ पर उसको ट्रैक करना, चाहे पैदल तो रिस्क होता ही है, कहीं से भी अटैक हो सकता है। और क्योंकि डेंसिटी इतनी हाई है, तो एक जगह 2 से 3 टाइगर भी कैमरा टाइगर को चेस कर रहे हो, कोई और टाइगर आप अटैक कर दे, ये होता है। ये सब चैलेंजेस होते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का हमने यूज़ किया और उसने हमें काफ़ी छकाया। उसने हमें 6 महीने तक छकाया उस टाइगर। टेक्नोलॉजी के बावजूद वो टाइगर इतना स्मार्ट था कि हाँ, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ड्रोन से कि हमने हाथी लगा दिया उसके पीछे, हाथियों से उसको ट्रैक किया। ट्रैंकुलाइजेशन की टीम हमारी तैयार थी, क्विक रिस्पांस टीम्स हमारे पास तैयार थी, बहुत अच्छे एसेट्स हमारे पास तैयार, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं जो कि अपनी जी जान लगा के काम कर रहे हैं कॉर्बेट में। तो और हमारी क्विक रिस्पांस टीम्स हैं जो कि बिल्कुल एफिशिएंट हैं इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। लेकिन देखिए, चैलेंजेस नेचर के आगे तो आपकी चलती नहीं है। और हाथी हम लोग ड्रोन से देख रहे हैं कि इधर से भी हाथी है, इधर भी हाथी है और बीच में टाइगर है, और जंगल में घास इतनी ज़्यादा है कि आप नीचे उतर नहीं सकते। आपकी लाइन ऑफ साइट में भी आना चाहिए, पर 30, 40, 50 मीटर की डिस्टेंस पे आप उसे, क्यों घास में वो कहाँ छुप जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं। कभी बारिश हो जाती है, कभी वो सामने आता है, आवाज़ आती है, हमें दिख रहा है लेकिन हम ट्रैंकुलाइज नहीं कर पाते क्योंकि रेंज में नहीं है। और कभी आवाज़ आ रही है, दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरीके के चैलेंजेस आते थे। नाइट विजन गॉगल्स लगा के घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, रात में भी ढूंढ रहे हैं। ड्रोन्स का हमने यूज़ किया, कैमरा ट्रैप्स का यूज़ किया, लेकिन अल्टीमेटली फिर उसे हमने ट्रैंकुलाइज कर लिया। तो वो एक रिलीफ था हमारे लिए, क्योंकि कोई रात ऐसी नहीं जाती थी जब हम लोग इस चीज़ को सोच के नहीं सोते थे कि एक दिन ठीक से निकल गया, कल भी ठीक से निकल जाए, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। उसके बाद भी अटैक्स हुए। उसके बाद फिर नवंबर में, अक्टूबर के महीने में एक अटैक हुआ, दिसंबर में एक अटैक हुआ। तो हम लोग लगातार, धनगढ़ी वाला क्षेत्र काफ़ी प्रभावित हुआ इस चीज़ से। और टूरिज़्म पे भी देखिए नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं जब लोग इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो लाइफ लॉस की घटना को डील करने में स्टाफ को भी हमारे संवेदनशील होना पड़ता है, बहुत समझना पड़ता है। तो ये सब चैलेंजेस हम लोगों के सामने आए, लेकिन फिर फरवरी में जाके हमने उसे ट्रैंकुलाइज किया और उस क्षेत्र से हटाया। और उसके बाद भी कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं होती रहती होंगी सर, लगातार होती रही। देखिए, इसमें लगे हमें 5-6 महीने 7 महीने करने में, लेकिन कुछ घटनाओं में हमने 3 घंटे में ही ट्रैंकुलाइज कर लिया। अच्छा, ऐसा भी है
किसी में हमें 1-2 दिन लगे, उसमें हमने ट्रैक, किसी में हमें 3 महीने लगे। तो ये समय डिपेंड करता है कि आप सही समय पे सही जगह होना बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा लक फैक्टर भी काउंट करता है। सर अगला सवाल मेरा ऐसा है जो मैं एक तरीके से समझना चाहूँगा, सर एक जंगल चलता कैसे? हम तो आ जाते हैं सर घूमने के लिए, हम तो देश भर में जिम कॉर्बेट घूमने जाते हैं, जिम कॉर्बेट घूमने जाते हैं, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व घूमने जाते हैं। अब तो खैर लोग, अब मुझे पता पड़ा है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, लोग तो अभी भी देश भर में जिम कॉर्बेट ही बोल रहे हैं। घूमने जाते हैं, सफारी करेंगे, ये करेंगे। लेकिन सर इतने लोग यहाँ पे आने वाले हैं, इतना कुछ होने वाला है, वाइल्ड लाइफ है, सब कुछ है, लोग यहाँ रह रहे होंगे, उन सब लोगों को मैनेज करने के लिए इस बात से शुरू करेंगे सर इसको कि एक फील्ड डायरेक्टर की जॉब में काम क्या होता है, और उसके बाद हायरार्की में नीचे चलेंगे कि आपके नीचे कौन आता है, उनके नीचे कौन आता है, इस तरह किस लेवल तक जॉब्स होती हैं सर, इसे थोड़ा बताएं। देखिए, फील्ड डायरेक्टर तो ओवरऑल पूरे टाइगर रिजर्व का इंचार्ज होता है जी। उसका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन लगभग कॉर्बेट की हम बात करें 1288 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसमें कालागढ़ टाइगर रिजर्व का एक क्षेत्र आता है पूरा। उसके बाद सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कोर जोन में आती है, जो टूरिज्म के लिए अभी खुली नहीं है, तो कोर जोन में टूरिज्म अलाउड नहीं होता है। और उसके बाद रामनगर टाइगर रिजर्व, जो ये रामनगर वाला जो हिस्सा है ये, तो ये पूरा समेकित क्षेत्रफल जो है इसमें कोर और बफर मिला के लगभग 1288 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र आता है। 3 जनपद इसमें है, अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी। ये 3 जनपदों के अलग अलग हिस्से इसमें आते हैं। तो ये फील्ड डायरेक्टर का टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन इस एरिया पर रहा जी। उसके बाद जो वर्क होता है वो किस तरीके का, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव काम एक हुआ जी, जिसमें आपको पार्क के मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन करना है जी, जिसमें जितने मैनेजरियल डिसीजंस आपको लेने हैं वो सब एक्टिविटीज़ आपके थ्रू होती हैं, आप इंचार्ज होते हैं उस चीज़ के। आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट भी रखना पड़ता है, क्योंकि आपके बहुत सारी रिसर्च एक्टिविटीज़ होती हैं, वाइल्ड लाइफ रिसर्च होती है। अभी वल्चर्स की हमने टैगिंग करी है, उनको हम लोगों ने छोड़ा है, देख रहे हैं कि उनका हैबिटेट किस तरीके का, इस तरीके की रिसर्च एक्टिविटीज़ होती है। सेंसस ऑपरेशंस हम लोग करते हैं, तो सेंसस में कैमरा ट्रैप्स लगाना, उसको उसकी पूरी रिपोजिटरी लेना, उसको डाउनलोड करके उसको एनालिसिस करवाना। हमारे एक टाइगर सेल है, बहुत एफिशिएंट लोग हमारे पास हैं। हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स जो ट्रेंड हैं, सॉफ्टवेयर हैंडल करते हैं टाइगर्स को पहचानने के लिए। जैसे हमारा थंब, जैसे आदमियों में ना थंब प्रिंट होता है जी, तो टाइगर्स में स्ट्राइप्स होते हैं। अच्छा, हर टाइगर का स्ट्राइप अलग होता है, तो आप उसे स्ट्राइप से लेफ्ट फ्लैंक और राइट फ्लैंक से पहचान सकते हैं। तो इस तरीके के सारे काम, रिसर्च के काम एक हो जाते हैं। फिर टूरिज्म, तो टूरिज्म डायरेक्टली लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ है। तो इस क्षेत्र में रामनगर में टाइगर टाउन है, टाइगर इकोनॉमी है जी, सारे लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं सारे बिजनेसेस इसी पे चल रहे हैं, टाइगर की वजह से पूरा शहर चल रहा है। बिल्कुल। तो आप ये सोचिए, रिजॉर्ट्स हैं 200-250 से ज़्यादा रिजॉर्ट्स हैं, छोटे होम स्टेज हैं जी, तो इनमें जितने लोग आते हैं, टूरिस्ट जितने भी आते हैं, तो ये पार्क के नियमों का पालन करें जी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो लॉ इन्फोर्समेंट इज समथिंग विच वी ऑलवेज लुक इनटू। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, उसके अलावा बहुत सारी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी गाइडलाइंस हैं जी, हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइंस हैं, उनके रूल्स हैं, एयर एक्ट है, पोल्यूशन के डिफरेंट एक्ट्स हैं, वाटर एक्ट है, ये सारे का इम्प्लीमेंटेशन कराना वो भी हमारी जिम्मेदारी हो। तो ये तो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन वाली बात हो गई ना। और उसके बाद उसके साथ साथ मैंने आपको बताया टूरिज्म मैनेजमेंट, वो एक पार्ट हो गया, जिसमें हमारे 8 टूरिज्म जोन्स हैं, 8 जी, उसमें लगभग आप ये मान के चलिए कि लगभग 25 फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेज हैं। तो इन 8 टूरिज्म जोन्स में टूरिज्म होता है, जिसमें हमारे जिप्सीज रजिस्टर्ड जो होती हैं वो अंदर जाती हैं, हमारे नेचर गाइड्स हैं, जो लोकल रामनगर के आसपास के जो हमारे विलेजेस हैं या जो टाउन है हमारा, इसमें जो लोग हैं यही लोग डायरेक्टली इससे रोजगार से जुड़े हुए, तो इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे इस टूरिज्म सेक्टर में। और इसके अलावा बाकी टूरिस्ट जो बाहर से आता है वो तो है ही है। तो ये एक एस्पेक्ट हो गया। उसके बाद प्रोटेक्शन जो मैंने आपको बताया, तो लॉ इन्फोर्समेंट एंड प्रोटेक्शन आर एंटायरली डिफरेंट। लॉ इन्फोर्समेंट हो गया अगर आपको नियमों का पालन कराना है जी, वो भी आपको देखना है। और प्रोटेक्शन का मतलब हो गया कि फॉरेस्ट पेट्रोलिंग, वो एक पार्ट है। फॉरेस्ट पेट्रोलिंग, और पेट्रोलिंग कई तरीके से होती है। फुट पेट्रोल, तो कॉर्बेट में लगभग आप मान के चलिए कि 1000 किलोमीटर हर दिन फुट पेट्रोल होती है। सर पेट्रोलिंग को डिटेल में समझते हैं। पेट्रोलिंग में अलग अलग तरह की पेट्रोलिंग है और सबसे इंपॉर्टेंट है फुट पेट्रोलिंग। जो हमारा सेटअप है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, उसमें जैसे मैंने बताया कि लगभग 1000 किलोमीटर ऑन एन एवरेज फुट पेट्रोल होता है। उसमें हमारी जो पेट्रोलिंग टीम्स हैं वो 8 से 9 लोग एक साथ गश्त करते हैं और उनके जीपीएस के साथ गश्त करते हैं। तो हमारे पास डेली पेट्रोल लॉग आ जाता है उनका कि उन्होंने किस क्षेत्र में कितने किलोमीटर तक किस टीम ने कहाँ गश्त की है जी। और वो अब एक एम स्ट्राइप्स एक सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं कि टोटल कितने किलोमीटर किस एरिया में गश्त हुई है। और जीपीएस का फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि किस एरिया में कम पेट्रोलिंग हो रही है। और वहाँ यदि वो डैम का एरिया है या वहाँ पानी ज़्यादा है
या वहाँ पहाड़ ऐसा है कि जिसमें चढ़ के जाया नहीं जा सकता, तो वहाँ पर फिर ड्रोन्स के से हम पेट्रोलिंग करते हैं, उस एरिया को ड्रोन से हम लोग कवर करते हैं। पेट्रोलिंग, ड्रोन पेट्रोलिंग एंड देन वी आल्सो हैव एलिफेंट पेट्रोल्स। तीसरी तो एलिफेंट ऐसे एरिया में हम लोग, हमारे पास कैंप एलिफेंट्स हैं, टोटल करीब 15 कैंप एलिफेंट्स हैं। तो बरसात, खासकर जब ये बरसात का मौसम आता है, जब मानसून शुरू हो जाता है, तो हम लोग ऑपरेशन मानसून एक हम लोगों का एक कार्यक्रम चलता है जो अगले 3-4 महीने तक लगातार बहुत इंटेंसिव प्रोग्राम होता है। और उस प्रोग्राम में हम एलिफेंट पे पेट्रोलिंग करते हैं, क्योंकि रोड्स इनएक्सेसिबल हो जाती हैं जी, फॉरेस्ट रोड्स टूट जाती हैं, बरसात में बह जाती हैं, नदियों में पानी बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से हमें एलिफेंट्स का यूज़ करना पड़ता है। और एलिफेंट्स पूरे एरिया में कोम्बिंग करते हुए चलते हैं, और ये टाइम होता है जब पोचर्स का भी थ्रेट। कोम्बिंग का मतलब बता दीजिए। कोम्बिंग का मतलब हो गया, आपने कंघी देखी, इससे बाल बनाते हैं वो रास्ता बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपने पूरे एरिया को स्कैन करते चलते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल दे मूव टुगेदर एंड कोम्ब, पूरे जंगल को कोम्बिंग करते हुए चलते हैं। फिर हम लोग रात में एम्बुश लगाते हैं, जो हमारे यूपी से सटे हुए जो एरियाज़ है, उत्तर प्रदेश से हमारी सदर्न बाउंड्री लगती है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से, तो वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होने के चांसेस होते हैं। तो वहाँ एम्बुश पेट्रोल्स होती हैं, रिज पेट्रोल्स होती हैं रात में। तो रिज का मतलब हो गया कि ऊंचे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे वो टीम्स चले जाती हैं जल्दी शाम को, और रात को वहीं बैठती हैं, रुकती हैं, और वहीं से वो नाइट विजन जो हमारे पास गॉगल्स होते हैं, और नाइट विजन जो हमारे पास बाइनोकुलर्स होते हैं, उनसे वो ट्रैक करते हैं। जंगल में कोई भी आ रहा है जा रहा है, उससे उसका पता चलता है। उसके अलावा लगभग 12 हाई रेजोल्यूशन कैमराज, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक आई बोलते हैं, EI बोलते हैं, ये हमने सदर्न बाउंड्री में इंस्टॉल करे जी। तो इनसे बहुत बड़ा प्रोटेक्शन होता है, बिकॉज इनकी रेंज लगभग 4.5 किलोमीटर है। तो एक कैमरे से हम लोग 4.5 किलोमीटर की डिस्टेंस तक देख पाते हैं, और उसमें टाइगर्स की मॉनिटरिंग हम लोग कर सकते हैं, एलिफेंट्स की, जानवरों की मॉनिटरिंग तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर कोई आदमी उस एरिया में जा रहा है सदर्न बाउंड्री में, तो उसको भी हम लोग, उसकी भी रिकॉर्डिंग होती है, उसकी लाइव फीड हमारे पास आती है, हमारा कंट्रोल रूम है, उसमें लाइव फीड आती है, 24/7 उसकी मॉनिटरिंग होती है। तो वी कीप अ ट्रैक ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग इन द सदर्न बाउंड्री, स्पेशली बिकॉज वहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यूपी से पोचर्स अंदर घुस न जाए। सर एक सवाल मेरे को आ रहा है, इतनी बारिश में जब आप लोग जो फॉरेस्ट के एक्सपर्ट हैं, आप लोग का मूव करना मुश्किल है, तो उस टाइम पे इन्फिल्ट्रेट करता कौन है सर? देखिए, ये जो पोचर्स होते हैं ना, ये बहुत स्मार्ट होते हैं। ये क्या पोच करने आते हैं सर? टाइगर्स, सिर्फ टाइगर्स जो भी उनको जानवर, देखिए कुछ मीट पोचर्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरी होती है जी। कुछ मीट पोचर्स होते हैं जो केवल मीट के पर्पज़ के लिए आते हैं, उनका ध्येय बिल्कुल अलग होता है और इंटेंशन भी अलग होता है। लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, वाइल्ड लाइफ क्राइम इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ड्रग आपने सुना होगा, ड्रग कार्टल्स हैं, ऐसे ही वाइल्ड लाइफ क्राइम के भी वाइल्ड लाइफ कार्टल्स हैं। इंटरनेशनल एक बहुत बड़ा ये बिजनेस है इस तरीके का, जिसमें टाइगर्स की पोचिंग होती है, राइनो उत्तराखंड में तो नहीं है, पर और स्टेट्स में राइनो हॉर्न्स हैं, इनको मारा जाता है, और बड़ी बेदर्दी से मारने के बाद उनके पूरे बॉडी पार्ट्स को बाहर के देशों में बेचा जाता है। सर हमारे यहाँ ऐसा हुआ होगा, मतलब हमारे यहाँ से टाइगर ऐसे मार दिए जाते हैं और गए होंगे बाहर? देखिए, ये आप देखते हैं, आप रोज़ रिपोर्ट्स आती हैं, आप पढ़िए, आप देखिए, आपको रियलाइज़ होगा कि कितना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इसमें एक तरीके का ये है, संगठित अपराध जिसको हम कहते हैं। और ज़्यादातर इसमें मिडिल मैन को तक हम पहुंच पाते हैं, जो बड़े सिंडिकेट्स हैं उन पर हाथ पहुंचने में बहुत समय लगता है। तो ये जो लोग होते हैं, इन लोगों जो लोग हायर करते हैं, ये बावरिया या लोकल ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनको जंगल का बहुत अच्छा आइडिया होता है। ये भी एक्सपर्ट है, ये एक्सपर्ट होते हैं, ये टाइगर साइंस पहचानते हैं, जंगल की आवाज़, जंगल की साइन, ये सब पहचानते हैं। तो इनके लिए बड़ा आसान होता है ये सब मूवमेंट ट्रैक करना। तो ये एज गुड एज आवर टीम। हाँ, तो इसलिए हमको इनसे एक स्टेप आगे रहना पड़ता है। अब दे डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन्स एट टाइम्स, बिकॉज उनको पता है कि इससे ट्रैक हो सकता है। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस तो हम करते ही हैं। हमारी एक SOG है, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, जिसका काम ही ये है कि वो इन सब लोगों पे नज़र रखे, और उसको हमने इक्विप किया हुआ है बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज से। तो उनका काम ये होता है कि मुखबिर जो हमारे हैं उनको भी, क्योंकि मैनुअल जो खबर आपको मिल रही है या एक इन्फॉर्मर आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसकी कोई काट नहीं होती, और इन लोगों के पीछे उसी तरीके की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। हम लोग कई और स्टेट्स में भी ऑपरेट करते हैं, जो आसपास उत्तराखंड से सटे हुए, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, इन एरियाज़ में भी हम लोग अपनी नज़र रखते हैं कि कौन सा ग्रुप कहाँ एक्टिव हो रहा है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एक आपने सुना होगा, दिल्ली में जी, उसका हेडक्वार्टर है, उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है। ट्रैफिक इंटरनेशनल है, ट्रैफिक इंडिया है, उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे एजेंसीज़ हैं, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोकल पुलिस, हमारी उत्तराखंड पुलिस है, उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन होता है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं या लोकल
जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, DFOs हैं, कंजर्वेटर्स हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ कोलैबोरेट करते हैं। तो ये एक पूरा एक इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन करना इसमें ज़रूरी होता है, नहीं तो काम करना ये तो फिल्म की कहानी है सर, पूरी फिल्म की कहानी। मतलब मैं तो सोचता था जब मैं पॉडकास्ट के पहले आया तो मैं सोचा कि जंगल कैसे चलता है, 4-5 जॉब्स पूछूंगा और ये समझूंगा कि टूरिज्म पे कैसे काम होता है। ये तो सर अपने आप में पूरा नेक्सस के खिलाफ एक अलग लड़ाई चलती है आप लोग की। हाँ बिल्कुल, देखिए ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है, ये सब चीज़ें इसलिए हाईलाइट नहीं होती क्योंकि ये जंगल के अंदर हो रहा है सब कुछ, है ना। तो इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। और जब हम कॉर्बेट की बात करते हैं तो हम टाइगर्स की बात करते हैं। टाइगर का जो ऑरा है ना, वो इतना बड़ा ऑरा है कि उसके पीछे ये सब चीज़ें छुप जाती हैं। लेकिन आज हम जिस स्वरूप में कॉर्बेट को देख पा रहे हैं, मेरा ये मानना है कि उसके पीछे इन लोगों की मेहनत है। हमारे जो फुट सोल्जर्स, जो लोग घूम रहे हैं, रोज़ जंगल में जा रहे हैं और अपनी लाइफ पे रिस्क लेके जा रहे हैं, और जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं डे इन डे आउट, अपने परिवार से दूर हैं, 2-2 महीने परिवार से बात नहीं हो पाती, घर नहीं जा पाते, मिल नहीं पाते, और उसके बाद ऐसी जगह पे रह रहे हैं 24 घंटे, जहाँ पर केवल वायरलेस के अलावा आपके पास कोई दूसरा साधन नहीं है कि आप किसी से बात कर पाएँ। क्योंकि कोर जोन में कहीं मोबाइल टावर्स नहीं है, कुछ नहीं है, वो लगाए भी नहीं जा सकते, उनके अलग इम्प्लीकेशंस होते हैं। आपको पता है मोबाइल टावर्स क्या असर पड़ता है बर्ड्स पे, बैट्स पे और जानवरों पे। तो उन क्षेत्रों में तो मोबाइल कनेक्टिविटी भी नहीं है जो हमारा कोर जोन है, लेकिन वहाँ पर भी हमारा स्टाफ तैनात है। और सबसे बड़ी बात, आप वहाँ कभी भी रात में जाएँ या कोर जोन में आप विजिट करें तो वो लोग आपको वहाँ मिलेंगे। सर मैं तो सोच भी नहीं सकता जाने की, मैं तो जाऊँगा भी नहीं सर, लेकिन वो लोग वहाँ पे हमेशा रहेंगे। हाँ बिल्कुल, वो वहाँ रहते हैं जी। और हमारी जिम्मेदारी है कि उनको हम बेस्ट पॉसिबल इक्विपमेंट्स, बेस्ट पॉसिबल गियर्स जो हम दे सकते हैं जी, वो हम देने का प्रयास करते हैं। जो बेस्ट पॉसिबल काम है उनके लिए करने का प्रयास करते हैं। और सर एक पेट्रोलिंग स्टेशन में कितने लोग होते होंगे? 8 से 9? हाँ, मतलब कोशिश, देखिए प्रयास ये होता है कि जब हम दो तरीके, जैसे मैंने पेट्रोलिंग आपको बताया, एलिफेंट पेट्रोल मैंने बताया, फुट पेट्रोल बताया, और ड्रोन पेट्रोलिंग बताया। उसके अलावा हमारे पास ATVs हैं, कभी कभी हमें उसका भी यूज़ करना पड़ता है जाने के लिए। ATV क्या हुआ सर? ऑल टेरेन व्हीकल्स। अच्छा। तो वो कभी जैसे रोड टूट गई, आपको दिक्कत है, जा नहीं सकते, तो उसको भी हम यूज़ करते हैं। देन बोट पेट्रोल भी होता है, क्योंकि हमारा जो डैम का एरिया है, कालागढ़ डैम, जो रामगंगा नदी से पानी उसका आता है, और मंदाल और अदनाला, ये अलग अलग नदियां हैं, तो पलैन रिवर भी इसमें ड्रेन करती है, मंदाल रिवर भी ड्रेन करती है। तो डैम का जो क्षेत्र है, जो डूब क्षेत्र है, उसके किनारे किनारे भी पेट्रोलिंग की आवश्यकता होती है हमें। हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए हमारे पास बोट्स हैं, राफ्ट्स हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं, और स्टाफ उनको भी, उन एरियाज़ को भी जाता है, वहाँ भी पेट्रोलिंग करता है। और सेंसस में भी हमें इसका यूज़ करते हैं। कभी घड़ियाल और ऑटर्स का और इनका सेंसस करना होता है तो भी बोट्स का यूज़ किया जाता है। बट पेट्रोलिंग इज़ एसेंशियल इन दोज एरियाज, बिकॉज वो बहुत पोचिंग के एंगल से बहुत सेंसिटिव एरियाज हैं जी। तो ये 3-4 तरीके की हमारे प्रोटेक्शन पेट्रोलिंग है। हाँ। तो इसमें रेंज ऑफिसर होता है, उसके नीचे पेट्रोल टीम होती है। रेंज ऑफिसर है, उसके नीचे डिप्टी रेंजर है, उसके नीचे फॉरेस्टर है जिसको हम वन दरोगा बोलते हैं, उसके नीचे वन आरक्षी यानी फॉरेस्ट गार्ड, और उसके बाद हमारे डेली वेजर्स होते हैं, जो डेली के हमारे जो दैनिक श्रमिक जिसको हम कहते हैं, तो वो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑल इन ऑल लगभग 7 से 9 लोगों की टीम जो होती है वो जंगल जाती है। कम से कम 2 वेपन्स उनके पास होते हैं। वेपन्स का मतलब हमारे पास जो नॉर्मल हम फायर आर्म्स कैरी करते हैं, लेकिन उसके अलावा उनको हम अभी कुछ और सेल्फ डिफेंस के लिए भी, क्योंकि कभी जानवर आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हम लोग उनको प्रॉपर इक्विपमेंट्स, अभी स्मार्ट स्टिक्स का एक नया कॉन्सेप्ट आया, हमने वो भी ट्राई किया है, तो वो हम उन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा स्मार्ट स्टिक्स, हाँ, वो क्या हुआ सर? स्मार्ट स्टिक एक इस तरीके का इक्विपमेंट है जिसमें इमरजेंसी लाइट होगी, आपके फ़ोन का चार्जर होगा, अच्छा, उसी में, और सोलर से वो चार्ज हो जाता है। उसमें एक इलेक्ट्रिक शॉक देने का मेथड होगा, जिसको कि यदि कभी जानवर आपके बहुत क्लोज आ जाता है तो आप उसको एक झटका हल्का सा दें, जो कि उसको डैमेज ना पहुंचाए लेकिन उसे डरा के भगा दे, है ना। तो इस तरीके की उसमें एक सायरन होगा, एक अलार्म होगा कि कहीं आपको एकदम से ज़रूरत पड़ती है तो उसको आप यूज़ कर सकें। तो इट इज़ अ कम्पैक्ट काइंड ऑफ अ पैकेज, और वो लेके स्टाफ हमारा चलता है। सर इन लोगों की ट्रेनिंग होती है? हाँ, ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में क्या होता होगा सर इन लोग, इनको कैसे डिफेंस करना सिखाते हैं? देखिए, जानवर से तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो जंगल में रह रहा है, जो हमारा स्टाफ है, दे आर वेरी गुड ट्रैकर्स जी। उन्हें जंगल में जानवर के बिहेवियर का बहुत अच्छा ज्ञान है। अच्छा, बहुत अच्छा। और वो धीरे धीरे ये सब चीज़ें अनुभव से आती हैं। आप जंगल में सर्वाइवल जो है वो आप क्लास में बिठा के किसी को या 2 घंटे का प्रैक्टिकल करा के नहीं बता सकते। तो ये सीजन्ड लोग हैं सारे, और लगातार जंगल में रहने के कारण, लगातार जंगल में उस एनवायरनमेंट में रहने के कारण इनको बहुत अच्छी नॉलेज हो गई है कि एलिफेंट की अगर कहाँ से टाइगर की कॉल हो रही है, एलिफेंट का अगर हर्ट जा रहा है तो उसके सामने किस एरिया से नहीं जाना है, कैसे
अवॉइड करना है ना। और वी मेड इट मैंडेटरी बिकॉज देयर आर सर्टेन रूल्स इन प्लेस, वो हम बिल्कुल वी अबाइड बाय देम, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। हाँ, सिक्योरिटी पे स्टाफ की वी डोंट कॉम्प्रोमाइज, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। मिनिमम 2 वेपन्स आप लेके चलेंगे अपने सिक्योरिटी के, जो आपके और साधन हैं। एंटी डिटरेंट स्प्रे होता है, एक एंटी एनिमल डिटरेंट स्प्रे, वो भी हम इनको प्रोवाइड करते हैं, विच प्रोवाइड्स अ स्मॉल बर्स्ट ऑफ स्प्रे विच एक्चुअली यू नो, वो जंगली कोई भी जानवर हो, चाहे बेयर हो, चाहे लेपर्ड हो, चाहे टाइगर हो, उसके सामने नहीं आएगा, एंड देन दे विल गेट अ चांस टू एस्केप। तो वो सब होता है, लेकिन उसके बाद भी हादसे होते हैं। अभी मुझे याद है 2-3 महीना पहले हमारे यहाँ लगातार बैक टू बैक 2 हादसे ढकाला रेंज में हुए, जहाँ हमारे श्रमिकों पे अटैक हुआ 2 और दोनों की डेथ हुई। तो वो बड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स थे, लेकिन और वो तब हुए जब वहाँ पे पूरी सुरक्षा के इंतज़ाम भी थे, आर्म्ड गार्ड उनके साथ थे, बाकी सब व्यवस्थाएं वहाँ पे थी, लेकिन उसके बाद भी ये अटैक्स हुए। क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा वन ऑफ इंसिडेंट्स इस तरीके के हो जाते हैं कभी कभी, जो कि बहुत दुखद होते हैं जी। पर दैट्स हाउ वी हैव टू यू नो वर्क, ये हमारा नॉर्मल रूटीन है। कमाल सर, ये दुनिया तो हमने समझी थोड़ी सी। अब इस दुनिया में चलते हैं सर टूरिज्म की तरफ। टूरिज्म में आप लोग किस तरह काम करते हैं, किस तरह के इनिशिएटिव लेते हैं, और टूरिज्म के साथ सर ये भी समझाइएगा कि आसपास के जो गांव वाले हैं उनके साथ आप लोगों को कैसे डीलिंग करनी पड़ती है, इसकी तरफ चलते हैं सर। हाँ देखिए, जैसे मैंने बताया, रामनगर में टाइगर इकॉनमी है इस पूरे एरिया में, और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। हमारी होटल एसोसिएशन, होटल लॉबी एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, जिप्सी एसोसिएशन यहाँ पर है, जो जिप्सीज़ हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, लगभग 360 जिप्सीज़ रजिस्टर्ड हैं। गाइड्स हमारे यहाँ जो नेचर गाइड्स हैं वो यहाँ रजिस्टर्ड हैं। ये तो डायरेक्ट बेनिफिशियरीज़ हैं जो डायरेक्टली इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो रामनगर टाउन है या इसके आसपास के जो होम स्टेज हैं, बाकी लोग हैं, वो भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो टूरिस्ट का इन्फ्लक्स थ्रू आउट ईयर कॉर्बेट में रहता है। हमारे ज़्यादातर जोन्स बंद हो जाते हैं, केवल 2 जोन हमारे 24/7 365 डेज खुले रहते हैं। वो हैं ढेला और झरना, 2 जोन्स हमारे। बाकी जितने भी जोन्स हैं वो हमारे 15 जून के आसपास बंद हो जाते हैं, बारिश की वजह से। हाँ, फिर मानसून आ जाता है तो मानसून में अंदर टूरिज्म हो नहीं सकता, तो वो जोन्स बंद हो जाते हैं जी। लेकिन जो टूरिस्ट, और फिर वो खुलेंगे अक्टूबर में, 15 अक्टूबर के आसपास वो जोन खुलते हैं, और फिर 15 अक्टूबर से लगातार 15 जून तक हमारा टूरिज्म का सीज़न चलेगा। ठीक है सर। अब इस सीज़न के दौरान टूरिस्ट इन्फ्लक्स बहुत होता है, कॉर्बेट में लगातार लोग आते हैं, रिपीट टूरिस्ट बहुत आते हैं, जो कॉर्बेट आ गया है एक बार और वो यहाँ बार बार आने की उसकी इच्छा होती है। तो इस तरह के टूरिस्ट ऐसे हैं जो लगातार कई वर्षों से, कई दशकों से यहाँ लगातार आ रहे हैं। फोटोग्राफर्स हैं, स्कूल के कैंप्स हैं, डिफरेंट हमारे मल्टीनेशनल्स हैं, उनके बहुत सारे इस तरीके के ऑफिस ग्रुप्स और इस तरीके के लोग आते हैं कॉर्बेट। सोलो ट्रैवलर्स बहुत आते हैं, फॉरेनर्स का कोविड के बाद अब बढ़ना शुरू हुआ है फिर से। तो वी आर गेटिंग गुड नंबर्स इन टूरिस्ट। देखिए, उसके लिए हम लोग पूरी तरह तैयार रहते हैं। हम लोग जोन खुलने से पहले टूरिज्म जोन की सारी तैयारियां की जाती हैं, रोड्स की मरम्मत की जाती है, हमारे रेस्ट हाउसेज हैं जहाँ नाइट हॉल्ट करते हैं टूरिस्ट, उनको हम रिपेयर करते हैं। उसके अलावा साइनेजेस पे हम लोग ध्यान देते हैं, इंटरप्रिटेशन सेंटर्स हैं उनको हम लोग रिपेयर करते हैं, ठीक करते हैं, जो कमियां हैं उनको दूर करते हैं। साथ साथ जो हमारी प्रोटेक्शन है, फेंसेस हैं, इलेक्ट्रिक फेंसेस हैं, इन सब का रिपेयर का काम होता है। ये सारी चीज़ें ठीक करने के बाद फिर एक जोन खुलता है जी। अब हमारी कोशिश, हमने कुछ नए इनिशिएटिव पिछले लगभग सवा साल में लिए हैं जी सर। उसमें हमने क्या किया कि जो जिप्सीज़ हैं उनमें GPS हमने लगाए हैं। तो उससे क्या होता है कि पार्क रूल्स का इन्फोर्समेंट होता है। बिकॉज देखिए, अंदर आप बाहर जिस स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, अंदर उस स्पीड से नहीं चला सकते। एक तो वो फॉरेस्ट रोड है। क्या लिमिट है सर अंदर की? अंदर 20 किलोमीटर/आवर की लिमिट है जी। 20 किलोमीटर/आवर, यू कांट गो बियॉन्ड दैट। तो वो हम लोग चेक करते हैं कि वो स्पीड वायलेशन तो नहीं हो रहा है। उसका रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जंगल में छोटे बड़े हर तरीके के जानवर होते हैं। अचानक कोई गाड़ी के सामने आ जाए तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो एक तो ये, दूसरा कॉन्ग्रीगेशन ऑफ जिप्सीज़। अगर टाइगर सामने दिख रहा है या कोई जानवर सामने दिख रहा है और जिप्सीज़ रास्ता रोक के खड़े हो जाते हैं तो टाइगर मूव नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके का कॉन्ग्रीगेशन भी, उनसे हमको पता चलता है कि कितनी जिप्सीज़ एक समय पे कहाँ जमा हो रही हैं, ये पता चलता है। ऑफ रोडिंग तीसरा ये फ़ायदा होता है। अगर जो रूट निर्धारित है उसके अलावा किसी और रूट पे आप जिप्सी ले जा रहे हैं तो ये भी एक ऑफेंस है। इस पर भी हम करते थे। हाँ, कई बार होता है इस तरीके का। और मुझे ध्यान है पिछले साल हमने केवल ढिकाला जोन में लगभग 95 जिप्सीज़ को बैन किया था, बिकॉज ऑफ ऑफ रोडिंग, बिकॉज ऑफ वेरियस ऑफेंसेस, ओवर स्पीडिंग, कॉन्ग्रीगेशन,
जानवर को परेशान करना। टूरिस्ट का फीडबैक हम लोग इस साल लेना शुरू किया है हमने, ऑनलाइन फीडबैक, एंड वी आर गेटिंग वंडरफुल फीडबैक। सी वी ऑलवेज इनवाइट पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। परफेक्शन तो कहीं नहीं हो सकता, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जो कमियां हैं उनको किस तरीके से हम लोग दूर करें। तो हमने फिर इस साल टूरिज्म सीजन खुलने से पहले 17 वर्कशॉप्स वर ऑर्गेनाइज्ड फॉर गाइड्स एंड ड्राइवर्स, और वो 30-35 के ग्रुप्स में हम लोगों ने ड्राइवर्स और गाइड्स को बुलाया। ये जून में सीज़न बंद हुआ था, जुलाई से हमने वर्कशॉप शुरू कर दिए थे और अक्टूबर तक ये वर्कशॉप चले हैं। और हर महीने हमने वर्कशॉप्स करे हैं, जिसमें हमारे लगभग 750 लोगों ने प्रतिभाग किया, जो हमारे गाइड्स हैं और ड्राइवर्स हैं जो हमसे जुड़े हुए। और उनको हमने यही बताया कि आपको पार्क के रूल्स क्या हैं, हमारी आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो अगले सीज़न में जो गलतियां इस बार हुई हैं, क्योंकि कई टूरिस्ट होते हैं हमारे पास, वीडियो रिकॉर्डिंग्स आ जाती हैं, टूरिस्ट ही खुद वीडियो रिकॉर्डिंग बना लेते हैं कि साहब ये वायलेशन हुआ है ना। तो वो सारी चीज़ें हमने उन्हें बताया कि हमको ये सब चीज़ें आप ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो टूरिस्ट यहाँ आ रहा है कॉर्बेट में, तो वो किससे इंटरेक्ट कर रहा है, गाइड से और ड्राइवर से। वो डायरेक्टर को भी नहीं जानता, वो डिप्टी डायरेक्टर को भी नहीं जानता, वो रेंज ऑफिसर का नाम भी नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। उसे पता है कि कॉर्बेट जा रहे हैं तो जिप्सी में बैठे, और जो एक्सपीरियंस वो 4-4.5 घंटे का लेके उनसे मिलेगा। मैंने कहा आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारे फेस हो कॉर्बेट का, तो आपको तो बेहतर दिखना ही है और करना ही है ना। मेरे पास कुछ फीडबैक्स इतने बेहतरीन आए कि हमने, कई टूरिस्ट ने ये कहा कि हम लोग इतने टाइगर रिजर्व्स में गए हैं और इतनी जगह हम लोग घूमे हैं, लेकिन द काइंड ऑफ input which we got from your guides has been exceptional and out of the world। तो हमारा सीना चौड़ा होता है ये सुन के कि वाकई में अगर अगर ये सब फीडबैक हमको मिलता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोग वाकई में वो क्वालिटी मेंटेन कर पा रहे हैं। लेकिन क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है, बिल्कुल। कई बार गाइड्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते फॉर सम रीजंस, या पोलाइट नहीं होते बात करने में या कोई इस तरह। तो दिस ईयर वी आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली। आई हैव गॉट फीडबैक्स। हमने वेबसाइट अब नई लॉन्च करी अक्टूबर में, वी हैव चेंज द होल सिस्टम। कुछ कमियां रही हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं। और बुकिंग में बहुत प्रॉब्लम्स पहले आती थी कॉर्बेट की वेबसाइट में, तो हमने वो वेबसाइट पूरी रिवैम्प करी है और अभी बुकिंग्स हमारी काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। बॉट्स के थ्रू या ऑटोफिल्स के थ्रू जो बुकिंग्स होते थे वो हमने बैन करने शुरू करे हैं। 350 नंबर पिछले हफ्ते हमने बैन करे हैं कॉर्बेट में। तो हम इस तरीके के स्टेप्स ले रहे हैं जिससे कि ये सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएं। तो कोशिश हमारी ये होती है कि टूरिस्ट को बुकिंग से लेकर के कॉर्बेट आने तक का और यहाँ से वापस जाने तक का एक्सपीरियंस सीमलेस रहे। प्रयास हमारा ये रहता है। तो इस डायरेक्शन में काम करना हम लोग सोच रहे हैं कि तो ये चीज़ हम लोग इम्प्रूव करें। उसके अलावा अभी हमने प्रयास ये किया है कि जो हमारे नेचर शॉप्स हैं इनको हम लोग रिवैम्प करें, किस तरीके से रिवैम्प कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपने कम्युनिटीज़ की बात पूछी थी, तो देखिए ऐसा होता है कि कंजर्वेशन हम बिना कम्युनिटीज़ के कर नहीं सकते, बहुत मुश्किल है जब तक हमें स्थानीय लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा। और उसका रीज़न है क्योंकि टाइगर्स जब फ्रिंज एरिया में आते हैं बाहर, और आने के बहुत सारे कारण हैं, उसमें हम बाद में बात करेंगे। जब बाहर आते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है? वही लोग, तो जो लोग फ्रिंज एरिया में रह रहे हैं वो उन लोगों का डायरेक्ट उसके साथ इंटरेक्शन होता है टाइगर के साथ, और या फॉर दैट मैटर एलिफेंट्स के साथ, जिससे कि वो कम से कम पार्क से और हम जो काम कर रहे हैं उससे डायरेक्टली जुड़ पाएँ। तो ये ध्यान में रखते हुए हमने 2-3 इनिशिएटिव्स लिए। पहला एक इनिशिएटिव था जिसमें हमने यहाँ पे मैंने जब ज्वाइन किया था कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, तो टाइगर्स की तो बात होती है हर जगह, लेकिन एलिफेंट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट जानवर है यहाँ पे, फ्लैगशिप स्पीशीज़ है जिसके बारे में हम लोग कम बात करते हैं। 1200 एलिफेंट से ज़्यादा कॉर्बेट में मौजूद हैं। 1200 से ज़्यादा। इनमें भी कुछ ऐसा होता है सर कि सेंसस काउंट होता है कि छोटा एलिफेंट, बेबी एलिफेंट या बड़ा एलिफेंट? उसमें भी काउंट होता है, एलिफेंट काउंट होता है, एलिफेंट सेंसस होता है। और ये एलिफेंट्स भी पेरिफेरी में आते थे, और जब धान और गेहूँ जब पक जाता है या गन्ना जब पक जाता है तो फिर ये फील्ड्स में जाते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड्स में, और वहाँ क्रॉप को डैमेज करते हैं, उसमें प्रॉपर्टी को डैमेज होता है, उसमें लाइफ लॉस होता है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स यहाँ पर थी। तो एक पायलट प्रोजेक्ट हमने छोटा सा स्टार्ट किया 2022 में, अक्टूबर माह में। तो दिमाग में आया कि किस तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग कम करें। ऐसा नहीं है कि कोई इनोवेटिव कॉन्सेप्ट हो, लेकिन इसमें हमने लोकल जो समीकरण थे उनको ध्यान में रखते हुए कुछ ट्वीकिंग्स करे। बेसिकली ये बी हाइव फेंसिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो पिछले कई सालों से पूरे विश्व में कई कंट्रीज़ में हो रहा है,
केन्या में इसका बहुत प्रभावी उपयोग किया गया है, बांग्लादेश में ये हुआ है, श्रीलंका में इसका यूज़ हुआ है। उसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ हाथी पाए जाते हैं, एशियाटिक एलिफेंट्स हैं, अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं, वहाँ पर इसका यूज़ किया है। तो इसमें करते क्या है कि बीज को आपको पता है कि मधुमक्खी और हाथी की आपस में बनती नहीं है, दे डोंट जेल टुगेदर। तो क्या है, हमने उसको एक नेचर बेस्ड सोल्यूशन की तरह लिया। नेचर बेस्ड सोल्यूशन में इसलिए कह रहा हूँ कि प्रकृति से हमने ये एक सोल्यूशन निकाला कि उसके ही रिसोर्सेज को हम कैसे यूज़ करें। तो बीज को हमने यूज़ किया एलिफेंट्स को एक डिटरेंट, किस तरीके से एलिफेंट डिटरेंट की तरह उसको हम यूज़ कर पाएँ। तो कोशिश ये करी कि बी हाइव्स को स्ट्रेटेजिकली प्लेस करें बाउंड्री पे, और उसको इस तरीके से हैंगिंग बी हाइव्स की तरह बना दें, और साथ में हमने उसे एक ट्रिप वायर से कनेक्ट कर दिया सारी बी हाइव्स को। तो जिस एरिया में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा था वहाँ पर हमने ये प्रयोग किया। और आसान नहीं रही शुरुआत, क्योंकि जब हमने इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट हम लोग लेते हैं, तो लोग बहुत रिसेप्टिव नहीं थे। जो हमारी इको डेवलपमेंट कमिटीज़ हैं, 17 इको डेवलपमेंट कमिटीज़ इस पेरिफेरी में थी, तो हमने उनके सभी अध्यक्षों को बुलाया और उनके साथ मीटिंग करी, बैठे। तो जब मैंने बैठक करी उनके साथ, उनसे पूछा, उनसे बात करी कि क्या आप ये करना चाहते हैं, इसमें ये सब चीज़ें हैं। तो मैं जो है उनके सामने एक बोर्ड और पेन लेके गया हुआ था, उन्होंने पूरा समझाया कॉन्सेप्ट। तो मुझे कहीं भी इंटरेस्ट नहीं दिखाई दिया तो मुझे लगा कि ये बड़ा मुश्किल है, ये आसान नहीं है इसको कन्विंस करना लोगों को। लेकिन उनमें से एक वो अध्यक्ष जो थे, उन्होंने कहा कि हम करेंगे साहब। एक ने यकीन किया। हाँ, उन्होंने एग्री किया, उन्होंने हाथ खड़ा किया। तो मुझे लगा अब इनको पकड़ लेना चाहिए और इनको हम लोग प्रमोट करें और बताएं, समझाएं। तो उनके साथ फिर हमने कोलैबोरेट किया, उनके गांव की सीमा को आइडेंटिफाई किया, कहाँ ऐसा कर सकते हैं। फिर पंतनगर विश्वविद्यालय में एक BKRTC, बी कीपिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ हमने इन लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजा। रेजिडेंशियल ट्रेनिंग थी, बी कीपिंग की ट्रेनिंग दिलाई, उनको एक ओरिएंटेशन दिलाया, ओरिएंटेशन वर्कशॉप्स कराए। और उत्तराखंड में भी हमने जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसको रोप इन किया। तो एक क्यूमुलेटिव एफर्ट करने के बाद इस प्रोजेक्ट को हमने लॉन्च किया। तो इसमें हमने स्ट्रेटेजिकली बी हाइव्स लगाए, हैंगिंग बी हाइव्स जो एक दूसरे से जुड़े रहते थे, और हमने लगा के उसके आसपास कैमरे लगा दिए, बाउंड्री बना दी उनकी। हाँ, वो हमने फेंसिंग कर दी उसकी, और उसके बाद कैमरे लगा दिए जस्ट सी द बिहेवियर ऑफ एलिफेंट्स, हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग टू बीज। और बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाकया हुआ। एलिफेंट वहाँ तक आया और वो सब कैमरे में कैद है, और एलिफेंट वहाँ तक आया और उसने देखा और उसके बाद अंदर जाने का प्रयास किया। लेकिन जब वो ट्रिप वायर से वो बी हाइव्स हिले तो बीज बाहर आई और उससे एलिफेंट रिट्रीट करके वापस जंगल में चला गया। तो उससे पहले लगभग 183 घटनाएं उस क्षेत्र में हुई थी। लगभग 42 किलोमीटर का जो पार्ट है, 183 घटनाएं हुई थी पिछले 5 सालों की मैं बात करूं तो, जिसमें क्रॉप रेडिंग के इंसिडेंट्स थे, कॉन्फ्लिक्ट के इंसिडेंट्स थे, डैमेजेस के इंसिडेंट्स थे। और जब हमने ये इंस्टॉल किया पिछले साल, मुझे याद है फरवरी मार्च में हमने ये चीज़ इंस्टॉल कर दी थी, और उसके बाद से अब तक केवल एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है जिसमें हाथी अंदर गया हो, जिसमें नुकसान हुआ हो। उसके अलावा हाथी ने बिल्कुल उस क्षेत्र में जाना बंद कर दिया। 5 साल में कितने थे सर? 183। और 1 साल में एक हुआ है? हाँ, 1 साल में एक। और बाकी कम्युनिटीज़ ने अडेप्ट कर लिया है? नहीं, अभी ऐसा है कि 1 साल में इतना आसान नहीं होता। तो अभी हमने फिर दूसरा स्टेप हमने क्या किया, देखिए ये तो हमारा प्राइमरी एम क्या था कि हाथी अंदर ना जाए, इसके लिए हमने ये प्रयोग किया, जो आंशिक रूप से सक्सेसफुल रहा। हमें आंशिक रूप से मैं इसलिए कहता हूँ कि इसमें बहुत सारे हिकअप्स आए बीच में, बहुत ज़्यादा हैंड होल्डिंग की ज़रूरत पड़ी इनिशियली, क्योंकि कम्युनिटी ओन नहीं करती थी प्रोजेक्ट को बहुत आसानी से। उनको ट्रेन करना, ओरिएंट करना, इस सबको में बहुत समय लगा। लेकिन उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि इसमें इकोनॉमिक हुक हमें देना पड़ेगा। तो उसका जो शहद जब निकला तो हमने एक ब्रांड लॉन्च किया। तो ये आप देखिए, ये ब्रांड हमने कॉर्बी हनी के नाम से हमने लॉन्च। कॉर्बी हनी? हाँ। बेसिकली क्या हुआ कि इसमें हमने जो लोकल कम्युनिटीज़, हमारी इको डेवलपमेंट कमिटीज़ हैं, उनको इसका डायरेक्ट बेनिफिट अभी जा रहा है। तो ये ब्रांड हमने ग्लोबल टाइगर डे जो रामनगर में ही हुआ था पिछले साल, उसमें हमने ये ब्रांड लॉन्च किया था। और हमारे पास लगभग 250 किलो के आसपास जो शहद था वो हाथों हाथ बिक गया। तो वो एक छोटा सा इनिशिएटिव था, हमें लगा कि इसका क्या किस तरह, और ये इसका सारा बेनिफिट डायरेक्टली उस कम्युनिटीज़ को जो इको डेवलपमेंट। एक बार मैं मेरे ऑडियंस को पढ़ के सुना देता हूँ। इस पे क्या लिखा है? दिस हनी इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ नेचर बेस्ड सोल्यूशन फॉर ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन इन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। यानी कि इंसान और हाथी की जो लड़ाई हो रही थी उसको सॉल्व करते करते हमने हनी भी बना दिया। कमाल सर। तो एक तो ये, अब ये देखिए इसमें अब उनको रियलाइज हुआ कि इसमें पैसा मिल रहा है, तो थोड़ा सा उस डायरेक्शन में लोगों में, हाँ, क्योंकि जब आपके पास एक्स्ट्रा 2-4 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में, हर फैमिली के अकाउंट में जाता है, तो उनको लगता है कि नहीं ये तो बेनिफिशियल है चीज़ है। तो एक इकोनॉमिक हो गया उसमें।
फिर हमने अच्छा हनी के अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स और भी बन सकते हैं जी, तो हमने उसकी तरफ भी अब हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि बीज वैक्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, बी वेनम को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उस तरफ भी बी टूरिज्म की तरफ भी हमारा ध्यान जा रहा है, किस तरीके से उसको प्रमोट किया जा सकता है। तो ये सब छोटी डाइवर्सिफिकेशन है, तो ये इनिशिएटिव था कम्युनिटीज़ के साथ। इसके अलावा इस वर्ष हम इसको थोड़ा सा और अपस्केल करेंगे, कुछ और इसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे क्योंकि कुछ काफ़ी पॉजिटिव रिसेप्शन इसमें हमको मिला है। इसके अलावा हमने लोकल जो महिलाएं हैं यहाँ पे उत्तराखंड में बेसिकली क्या है कि एक ऐपण एक आर्ट फॉर्म होता है, तो हमने आर्ट को कल्चर के साथ जोड़ते हुए उसको कंजर्वेशन से लिंक करने का प्रयास किया। तो महिलाओं को हमने ट्रेनिंग दी, लगभग 300 का टारगेट था हमारा, 300 महिलाओं को इस आर्ट फॉर्म की ट्रेनिंग देने का। तो लगभग 125 के आसपास महिलाओं ने ट्रेनिंग पहली अटेंड की। एक महीने का हमने पूरा कोर्स एक चलाया। तो ऐपण ऐसा नहीं कि महिलाएं नहीं जानती हैं, लोकल जो हमारी महिलाएं हैं इस एरिया की वो सब जानती हैं। कुमाऊं में ऐपण बड़ा फेमस एक आर्ट फॉर्म है, उसको हमने लिंक करने का प्रयास किया और उसको हमने कंजर्वेशन से इंटीग्रेट किया और उसको बनाने के बाद उसको एज अ सोवेनियर हम अपनी सोवेनियर शॉप में रखने लगे और वहाँ लोगों को बड़ा अच्छा लगा, जो टूरिस्ट वहाँ आता था तो उसको बड़ा अच्छा लगता था, तो वो उसको फिर परचेज करते थे, तो उससे भी इनको कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट होने लगा। तो इस तरीके के कुछ इनिशिएटिव्स लेने के बाद एक बेकरी का हमने एक काम शुरू किया, जो मिलेट्स हैं उत्तराखंड के, जो लोकल मिलेट्स हैं उनको आप किस तरीके से कुकीज़ में बिस्किट्स बना के आप किस तरीके से कर सकते हैं, उस पर अभी काम चल रहा है। तो जल्दी हमारी बेकरी भी वो शुरू हो जाएगी। तो फिर हमारी जितनी कैंटीन्स अंदर हैं, रेस्ट हाउसेज हैं, उनमें वही प्रोडक्ट्स हम लोग अंदर भेजेंगे, बाकी प्रोडक्ट्स पर हम प्रायोरिटी उनको देंगे, तो एक वो भी सोर्स ऑफ इनकम लोगों को मिलेगा। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स हमने लॉन्च किए। एक अवेयरनेस कैंपेन हम लोगों ने चलाई है अभी, जिसको लिविंग विद टाइगर्स कहते हैं। तो बेसिक आइडिया क्या है कि हम फोकस जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में टाइगर पे रहता है। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि टाइगर से कॉन्फ्लिक्ट से फोकस हटे और कॉन्सेंट्रेट हम करें लोगों पर, लोगों के बिहेवियर पर, कि किस तरीके से आप अपना व्यवहार अगर परिवर्तित करते हैं, अपना बिहेवियर अगर आप चेंज करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट कम हो सकती है। दैट इज़ द होल नोशन एंड होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड लिविंग विद टाइगर्स। और इसमें सबसे बड़ी बात आपको मैं ये बताऊं कि जो रिसेप्शन, देखिए क्या होता है कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होती है हम टाइगर को तो नहीं समझा सकते करेक्ट कि तुम ये मत करो या इधर मत जाओ, लेकिन लोगों को बता सकते हैं। क्या बदलते हैं सर लोग अपने अंदर की टाइगर से उनका कॉन्फ्लिक्ट कम हो? देखिए होता क्या था कि इस एरिया में जो नेशनल हाईवे 309 है या कॉर्बेट की पेरिफेरी में जहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट होती है, उसमें शाम के टाइम पे लोग जो है वो ऐसे एरिया में चले जाते थे, जंगल से बिल्कुल सटा हुआ एरिया है, तो बाहर इवनिंग वॉक कर रहे हैं, शाम के टाइम 9 बजे 10 बजे चले गए, बाहर रोड पे घूम रहे हैं या जंगल के एरिया में अंदर चले गए, या ऐसे एरियाज में जाके सेल्फी खींच रहे हैं, या जंगल के अंदर चले गए रील्स बनाने के लिए, आजकल सोशल मीडिया का जमाना तो वो सारी एक्टिविटीज़ होती थी। और इससे क्या होता था कि टाइगर की टेरिटरी है वो, वहाँ पे टाइगर की प्रेजेंस है, हमारे कैमरा ट्रैप्स बता रहे हैं टाइगर है, अंदर हिरन और सांबर और चीतल कॉल आ रही है, पता है कि टाइगर की टेरिटरी रील से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग फिर भी वहाँ जाते हैं। तो वो एक हमने लोगों को ये बताया, गांव में हमने मीटिंग्स करी, ग्राम प्रधान को बताया, स्कूली बच्चों को समझाने की कोशिश करी कि आप ऐसे एरियाज में न जाएं शाम को अनावश्यक रूप से, जिन एरियाज में टाइगर की प्रेजेंस दिख रही है। हमने उनको ये समझाने की कोशिश करी। दूसरा, हमने उन्हें ये भी बताया कि किस तरीके से गाँव के आसपास के एरिया में जहाँ झाड़ जंकाड़ है, लैंटाना बहुत ज़्यादा है, वीड्स बहुत ज़्यादा है, उनको हटा दिया जाए, उसमें हम मदद करेंगे, हम सहयोग करेंगे। तो उनको हटाया जाए जिसमें टाइगर छुप सकता है या जानवर छुप सकता है जो आपको बाद में नुकसान पहुंचा सकता है। उसके अलावा हमने सोलर लाइट्स पे कॉन्सेंट्रेट किया। जिन एरियाज में लाइट नहीं रहती है, कम रहती है, वहाँ टैक्स की संभावना बढ़ जाती है, जंगल से सटे हुए एरिया, तो वहाँ सोलर लाइट्स का प्रावधान करना शुरू किया। अभी हमने ढेला में, अभी एक हमारे यहाँ उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत अच्छी स्कीम है, जैसे घसियारी योजना जी। वो बेसिकली क्या है कि जो स्थानीय महिलाएं हैं वो डिपेंड करती हैं जंगल पे चारे के लिए। 1 या 2 उनके पास गाय या भैंस होंगी तो वो जंगल जाती हैं चारा लाने के लिए। तो अभी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट के इंसिडेंट्स ढेला में ऐसे इसी वजह से हुए, हाँ, कि जिसमें वो महिलाएं अंदर गई और वहाँ टाइगर ने उन पर अटैक किया। तो ये सब चीज़ें ना हो पाएँ, इसलिए हमने उसको डवटेल किया है कि सब्सिडाइज रेट पर चारा आपको आपके घर पर उपलब्ध हो जाएगा, आपको जंगल जाने की जरूरत नहीं है। उस पर भी सर्वे चल रहा है, हम जल्दी उनको इस योजना से जोड़ देंगे। तो क्योंकि अगर हम मना कर रहे हैं लोगों को अंदर जाने के लिए, तो हमें उनको ऑल्टरनेटिव भी तो कुछ देना पड़ेगा। तो ये सब कम्युनिटी आउटरीच और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के हमने कुछ काम यहाँ पे किए हैं। सर अब हम चलते हैं टाइगर की तरफ। अब ये बातें हो गई, मैनेजमेंट हमने समझ लिया, जॉब समझ ली, सब कुछ समझ लिया। अब हम बात करते हैं टाइगर की तरफ, जो ये सारी इकोनॉमी चला रहा है। टाइगर के लिए हम लोग कैसे क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या पॉलिसीज हैं, किस तरह से काम होता है, उसका हम सेंसस कैसे लेते हैं, पकड़ते कैसे हैं। कुछ टाइगर को हम ब्रेसलेट भी पहनाते हैं, हाँ, उसको ट्रैक करने के लिए ट्रैकर पहनाते हैं, हाँ, उसको गले में। तो वो कैसे होता है, टाइगर के साथ क्या क्या रहता है सर, इसके बारे में एक पूरा बात करते हैं, अगर आप बताएं सर। तो देखिए, टाइगर जो है आपको पता है नेशनल एनिमल है, बिल्कुल। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बेसिकली हमारा पूरा ध्यान जो रहता है वो हमारा प्रोटेक्शन की तरफ, हमारा पहला मैंडेट वही है। करेक्ट।
टूरिज्म और बाकी सारे मैंडेट्स हैं, लेकिन डेफिनेटली बट हमारा मैंडेट प्रोटेक्शन सबसे ऊपर। टाइगर के लिए क्या होता है कि हर चौथे साल सेंसस की एक रिपोर्ट रिलीज होती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की। तो हम क्या करते हैं कि वो 4 साल की एक पूरी प्रक्रिया होती है, हर साल सेंसस ऑपरेशंस होते हैं, इसको फेज़ 4 मॉनिटरिंग कहा जाता है। ये टेक्निकल टर्म, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, पर अर्थ ये है कि पूरे टाइगर रिजर्व का जो टेरिटोरियल एरिया है, जैसे 1288 स्क्वायर किलोमीटर का टेरिटोरियल एरिया कॉर्बेट का है, इनको 2x2 के ग्रिड में डिवाइड किया जाता है, 2 किलोमीटर बाई 2 किलोमीटर के ग्रिड में डिवाइड किया जाता है, और हर ग्रिड में कैमरा ट्रैप्स लगाए जाते हैं। कैमरा ट्रैप क्या होता है? कैमरा ट्रैप एक इक्विपमेंट है जिससे कि टाइगर की फोटोग्राफ आप ले सकते हैं, लेफ्ट फ्लैंक की और राइट फ्लैंक की, जब वो चल के जाता है तो ये ट्रिगर होता है और फ्लैश फोटोग्राफी से उसकी फोटोग्राफ आ जाती है। तो हमारे पास कॉर्बेट के 260 टाइगर्स की रिपोजिटरी है, हर टाइगर के फोटोग्राफ आप समझ लीजिए, उसकी एक एल्बम है। तो हमारे पास सारे टाइगर्स के फोटोग्राफ्स हैं और बच्चों के भी 260 टाइगर्स के फोटोग्राफ, सब टाइगर्स के लेफ्ट फ्लैंक राइट फ्लैंक, और हमारे पास उसका पूरा डेटाबेस है। तो ये सारी प्रक्रिया पूरी अपनाते हुए एक बहुत बड़ा एक ऑपरेशन चलता है, बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज होती है, जिसमें फील्ड लेवल पे ट्रांजैक्ट्स बनाए जाते हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं, ग्रिड्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, और लगभग 500 से ज़्यादा ग्रिड्स, 535 ग्रिड्स कॉर्बेट में है जहाँ ये कैमरा ट्रैपिंग की एक्सरसाइज, 535 कैमरा भी लगे। हाँ, तो और आज की डेट में हम लोग जब हम बात कर रहे हैं, इस दौरान भी हमारे एक्सरसाइज चल रही है फील्ड में, तो इसके फेज़ के हिसाब से इसमें काम होता है, अलग अलग फेजेस में। तो जब ये डेटा कोलेट हो जाता है, उसके बाद इसकी एनालिसिस होती है। तो एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसकी एनालिसिस होती है, और उस सॉफ्टवेयर में हम लोग देखते हैं पैटर्न, इसको एक्सट्रैक्ट कंपेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो पैटर्न को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, टाइगर के स्ट्राइप्स के पैटर्न को, और फिर उसे विजुअली भी कंपेयर करते हैं। कुछ तो सॉफ्टवेयर मदद करता है, लेकिन कुछ हमारा अनुभव काम आता है कि किस तरीके से आप मैचिंग करते हैं, क्योंकि किस पोजीशन पे टाइगर चल रहा है, फ्लैंक किस तरीके से सामने आया है, वो उस पर भी स्ट्राइप्स किस तरीके से मूव करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है बहुत कुछ। तो वो सारा मैप करने के बाद देन वी प्रिपेयर अ रिपोजिटरी एंड वी सेंड इट टू वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में सारी रिपोर्ट्स आती हैं, सारे टाइगर रिजर्व्स की डिटेल्स जाती हैं, और फिर एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट NTCA के लिए तैयार होती है। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हर चौथे साल में टाइगर सेंसस की रिपोर्ट रिलीज करती है। तो इस साल जो रिपोर्ट 2023 में जो रिपोर्ट रिलीज़ हुई है, 2023 में जो फाइनल रिपोर्ट रिलीज हुई है, वो 22 की रिपोर्ट 23 में रिलीज हुई। तो उसमें 260 टाइगर्स, 260, नॉट काउंटिंग द वन ईयर लेस देन 1 ईयर ओल्ड कप्स, ठीक। और पूरे उत्तराखंड में जो तराई आर्क लैंडस्केप जिसको हम कहते हैं, कॉर्बेट भी उसका एक पार्ट है, और बाकी ये पूरा लैंडस्केप जो है, इसमें लगभग 560 टाइगर जो है इसमें दिखे। तो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज ये होती है टाइगर मॉनिटरिंग की। और उसके बाद देखिए, जैसे मैंने बताया, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अब ये प्रश्न भी उठता है कि इतने टाइगर बढ़ गए हैं तो एक लिमिट तक ही तो बढ़ सकते हैं, उसके ऊपर नंबर ऑफ टाइगर्स कितने आप बढ़ा सकते हैं। तो अभी इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इस पर कैरिंग कैपेसिटी इसको कहा जाता है कि क्षेत्र आप कितने टाइगर कैरी सस्टेन कर सकते हैं, एक पूरा एरिया कितने टाइगर सस्टेन कर सकता है। तो इस पर भी अभी काम चल रहा है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक रिसर्च कर रहा है इस पर, और इसका भी डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि जब ये रिपोर्ट आएगी तो उससे हमको कम से कम एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट के एंगल से या प्रबंधन की दृष्टि से हमें एक बहुत अच्छा एक आइडिया हमें मिलेगा, और बहुत अच्छा हमें फीडबैक मिलेगा, जिससे कि हम लोग टाइगर पॉपुलेशन मैनेजमेंट और कंजर्वेशन के एंगल से हम लोग किस तरीके से बेटर प्रबंधन कर सकते हैं, बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, उस दिशा में हम लोग फिर आगे जाएंगे। सर, अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एलिफेंट्स को लेके हम लोग किस तरह से वर्क करते हैं, उनके साथ हम लोग का किस तरह का काम रहता है? देखिए, जैसे मैंने बताया, लगभग 1200 से ज़्यादा एशियाटिक एलिफेंट्स यहाँ पर। एलिफेंट जो है ये मेगा हर्बीवोर है बेसिकली। तो आप ये देखें कि एलिफेंट्स, कॉर्बेट में जो एलिफेंट्स रहते हैं, बेसिकली एलिफेंट ज़्यादातर आपको नदियों के किनारे, क्योंकि पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, डाइट दिन में 15 घंटे खाना खाते हैं, तो वो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जिन क्षेत्रों में उन्हें डाइट खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन मिले और पानी की उपलब्धता भी रहे, क्योंकि पानी की डिमांड भी उनकी बहुत होती है। एंड दे कॉन्स्टेंटली ट्रेवल, दे कीप ऑन ट्रेवलिंग, दे आर लॉन्ग रेंजिंग एनिमल्स। टाइगर्स भी बहुत लंबा चलते हैं और एलिफेंट्स भी बहुत लंबा चलते हैं, दे आर लॉन्ग रेंजिंग एनिमल्स। तो बहुत लंबा चलने का अर्थ यह है कि वो पूरे, और एंड इट्स अ मैट्रियार्कल सोसाइटी। एलिफेंट्स में क्या होता है कि मादा जो होती है वो लीड करती है, अच्छा, हाँ, फीमेल लीड करती है, और बाकी उसके अंदर जो है मेल भी होंगे, ऑल मेल ग्रुप टाइप के भी होंगे, छोटे बच्चे भी होंगे, है ना, काव्स भी होंगे, और
बाकी फीमेल्स भी होंगी, और अल्टीमेटली धीरे धीरे वो बर्थ्स और डेथ्स जो होती हैं वो ट्रैवल में ही हो जाती हैं कई बार। अच्छा। एलिफेंट्स में, हाँ। और बड़े हर्ड्स इनके आते हैं और उनका एक रूट बना हुआ है एलिफेंट्स का, माइग्रेटरी रूट, एलिफेंट कॉरिडोर कॉरिडोर बने होते हैं और वो फिक्स है। हाँ, वो उस पर चलते हैं, वो उस पर चलते हैं। अभी कॉरिडोर का प्रश्न आपने, एक बहुत अच्छा बात यह है कि कॉरिडोर्स क्यों महत्वपूर्ण है, उस पर हम लोग आएंगे बाद में। तो जब एलिफेंट्स का मूवमेंट होता है तो दे ओपन अप द फॉरेस्ट, जंगल को, वो जिस जंगल से गुजरते हैं वहाँ वो डाली भी तोड़ेंगे, पेड़ भी तोड़ेंगे और वो फॉरेस्ट को खोल देंगे। तो फॉरेस्ट जो क्लोज्ड कैनोपी होती है, कैनोपी मतलब कि अगर बंद हो गया जंगल तो नीचे सनलाइट नहीं पहुंचेगी, तो नीचे रीजनरेशन कम होगा। लेकिन जब एलिफेंट्स वहाँ से निकल जाते हैं, फिर उनकी डंग होगी, वो एक्ट्स एज अ फर्टिलाइजर, है ना। वो डिग पैदल चलेंगे तो एक तरीके से गड्ढा बन जाएगा, गुड़ाई भी हो जाएगी जंगल की। तो वो दे ओपन अप द फॉरेस्ट और उसके बाद नया रीजनरेशन जिस एरिया से वो निकल, इसलिए वो लंबे समय तक एक एरिया में नहीं रहते, दे कीप ऑन मूविंग बिकॉज दे नो कि यहाँ पे हमारा खाना फिर एक समय के बाद अगर 15-20 का हर्ड है तो खाना ही कहाँ बचेगा, दे हैव टू कीप मूविंग। तो बहुत इंटरेस्टिंग एनिमल है, बहुत इमोशनल है, बहुत ही समझदार। हमारे जो कैंप एलिफेंट्स हैं, महावत उसके साथ 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं, और आप ये सोचिए कि उनका एक जैसे बच्चे के साथ लगाव होता है वैसे उनका लगाव रहता है। मुझे याद आता है कि एक हमारी अतिथि थी जिसकी एक छोटी काफ हुई, बिल्कुल छोटी, लगभग 6 महीने की थी वो। अब 6 महीने की भी नहीं, 4 महीने की थी जब उसकी डेथ हो गई बीमारी से, उस एलिफेंट की। जो महावत था उसके साथ, उसने उसे अपने बच्चे की तरह पाला, जैसे छोटे बच्चे को पालते हैं। वो उसी के साथ, उसी के बगल में सोता था, उस बच्चे के साथ। उसका नाम खुशी है, और अब तो बड़ी हो गई है, 1 साल, अब तो रिकवर भी कर गई। और उसकी पूरे समय उसने ऐसे बच्चे की तरह उसको, महावत ने उसको पाल के और बचाया है। हाथ से बॉटल हम लोग इम्प्रोवाइज़ करते रह गए कि उसको दूध कैसे पिलाएं, क्योंकि माँ जब नहीं रही तो दूध तो उसको फिर उसी तरह से, एक छोटे बच्चे के लिए आप दूध तैयार करते हैं, उबालते हैं पानी को, फिर ग्लव्स पहन के, वो सारा काम उसने किया है महावत ने। और अगले 6 महीने तक उसने उसे एज बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल पाला है। और वो बची उसी की वजह से धीरे धीरे, क्योंकि शुरुआत के 1 हफ्ते तक तो हमें डर ये लग रहा था कि अपनी माँ को ढूंढ रही थी जिस हिसाब से, और चिल्लाते हुए परेशान हो रही थी, छोटा बच्चा था। तो वो एक कंडीशन इस तरीके की थी, लेकिन महावत ने उसे संभाला। तो इनका जो बॉन्ड होता है महावत का और एलिफेंट का, जो हमारे कैंप एलिफेंट्स हैं, ये बहुत ज़बरदस्त बॉन्ड है। तो एक इस तरीके का बॉन्ड आपको किसी जानवर में और इंसान के बीच में देखने को नहीं मिलेगा। कमाल सर। तो ये इस तरीके के डेडिकेटेड वर्कफोर्स भी आपको चाहिए ये सब चीज़ें मैनेज करने के लिए। तो ये आसान नहीं होता है। और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस चीज़ की है कि इस काम को ऑनरेबल गवर्नर उत्तराखंड उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। अच्छा। हाँ, और अभी वाइल्ड लाइफ हमारा वीक जो था उसमें उन्होंने इसको रिकॉग्निशन दिया है इस चीज़ को। तो ये देखिए, ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, आपके स्टाफ को मोटिवेट करती हैं कि और बेहतर करने के लिए बेहतर काम करें। नहीं तो उसके लिए तो कभी उसने सोचा भी नहीं था ये सब चीज़ें, लेकिन उसको उस चीज़ का, और सबसे बड़ी चीज़ कि आज भी उसका वो बॉन्ड, वो एलिफेंट बिल्कुल उसको, वो बच्चा बिल्कुल उसको अपने माँ की तरह ही उसको मानता है। तो ये सब चीज़ें, इस तरीके की बॉन्डिंग आपको और कहीं किसी और जगह आपको नहीं मिलेगी। अग्रेसिव भी होते हैं एलिफेंट अग्रेसिव होते हैं, दे आर वेरी काम इनिशियली, लेकिन आप उनको आप इरिटेट करेंगे, एजिटेट करेंगे। आपने टूरिज्म की बात करी, कई बार टूरिस्ट ये भी करते हैं कि बहुत पास चले जाते हैं जानवरों के, और फिर जानवर मॉक चार्ज करता है, कोई भी जानवर हो, एलिफेंट जानवर पहले मॉक चार्ज करता है। मॉक चार्ज, वो आप एक स्पेस है ना उसमें, आप डिस्टेंस रखेंगे वो आपको रिस्पेक्ट देगा। और खासकर फीमेल के साथ तो हर कोई एग्रेसिव होता है। अगर फीमेल है, बच्चे हैं साथ में, तो फीमेल हमेशा एग्रेसिव होगी, किसी भी जानवर चाहे लेपर्ड हो, चाहे टाइगर हो, अगर बच्चे के साथ है, कब्स के साथ है, तो एग्रेसिव होगी। तो ये सब चीज़ें गलत हैं, इस तरीके से जानवरों को उकसाना नहीं चाहिए। तो ये भी हम लोग टूरिस्ट को बताते हैं कि आप इस तरीके का काम ना करें जिससे कि जानवर एजिटेट हों, परेशान हों। और आप ऐसे करते पाए जाएंगे तो फिर हम एक्शन भी लेते हैं, गाड़ी वाले पर भी, जो जिप्सी चलाता है उस पर भी, और गाइड पर भी, फिर उसको बैन किया जाता है। सर, फॉरेस्ट फायर भी एक चीज़ है, बहुत जंगलों में आग लग जाती है, उसके लिए उससे कैसे डील किया जाता है सर? देखिए, ये पहाड़ में बहुत बड़ी दिक्कत है उत्तराखंड में, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, क्योंकि होता क्या है कि जितनी भी फॉरेस्ट फायर्स होती हैं वो एंथ्रोपोजेनिक होती हैं, यानी मैन मेड होती हैं, यानी आदमी के द्वारा लगाई जाती हैं। ठीक है। वो स्वतः नहीं लग कभी भी जी। अब आग लगाने के क्या कारण हैं? देखिए, पहला कारण जो हमने भी डिस्कस भी किया कि लोग डिपेंडेंट हैं चारे पर, जंगलों पर डिपेंडेंट हैं चारे के लिए, तो चारे के लिए अंदर जाते हैं और जंगल में आग लगा देते हैं। उससे ये होता है कि नीचे जो फ्यूल लोड है वो जल जाएगा, और बाद में जब बरसात होगी तो
अच्छे नए कल्ले आएंगे और अच्छा चारा मिलेगा और जी। उसको वो जानवरों के लिए यूज़ करेंगे। तो पहाड़ में जहाँ पर खासकर चीड़ का एरिया, कॉर्बेट में चीड़ नहीं है जी, लेकिन बाकी और जो हायर एल्टीट्यूड्स के एरियाज़ हैं वहाँ पर चीड़ बहुतायत में पाया जाता है। और एक पाइन नीडल्स एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से आग लगती है। तो उसको भी, उसका समाधान करने के लिए भी अभी पाइन नीडल्स का उपयोग बहुत सारे और एक्टिविटीज़ में किया जा रहा है। उससे ब्रिकेट्स बनाए जा रहे हैं ताकि वो यूज़ हो सकें दूसरे तरीके से। उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात हो रही है, उत्तराखंड में ये पॉलिसी भी आई है कि पाइन नीडल के कैसे इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, तो उस पर भी कई जगह प्लांट्स लगे हुए हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। लेकिन मैनेजमेंट की जहाँ की बात आती है, यदि फॉरेस्ट फायर लगती है, सबसे पहले तो हम लोग एक्ट के हिसाब से कोशिश ये करते हैं कि उसका रीज़न आइडेंटिफाई करें, किसने लगाई, क्यों लगाई, ये पता चले। उसके बाद हमारे क्रूज स्टेशंस बने होते हैं अलग अलग जगह एंड मास्टर कंट्रोल रूम्स होते हैं। तो क्रूज स्टेशन में हमारे फायर वॉचर्स तैनात होते हैं। तो फायर वॉचर्स इमीडिएटली जैसे ही आग लगती है हमें और FSI से हमारा टाई अप है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, सैटेलाइट से हमें मैसेज, जैसे ही आग कहीं लगती है तो सैटेलाइट से हमें मैसेज प्राप्त होता है, पता चल जाता है इस क्षेत्र में आग लगी है। तो हमारी टीम एक्टिवेट हो जाती है, रिस्पॉन्स टाइम को ध्यान में रखते हुए तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और फिर आग बुझाने की कार्रवाई करते हैं। अब इसमें कई सारे तरीके होते हैं, जैसे फायर सीजन हमारा 15 फरवरी से शुरू हो जाता है। तो 15 फरवरी से 15 जून तक लगातार हमारे फायर वॉचर्स और हमारी टीम्स जो है मौके पे तैनात रहती हैं, क्रूज स्टेशंस में तैनात रहती हैं। उनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं, हमारे पास लीफ ब्लोअर्स हैं और बाकी सारे इक्विपमेंट्स हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारी कोशिश होती है गाँव में हम लोग मीटिंग्स करें, लोगों को बताएं कि क्यों आग लगाने से नुकसान क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी पब्लिक आउटरीच के भी हम लोग इवेंट्स करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। उसके साथ साथ हमारी कोशिश ये भी होती है कि यदि इस तरीके का कोई नोटोरियस एलिमेंट है जिसने काम किया है तो उसको फिर एज पर रूल, एज पर एक्ट उसको पनिश किया जाए। इसका भी हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। तो कोशिश ये होती है कि यार कंट्रोल बर्निंग एक ऐसी चीज़ है जिसको हम रिलीजियसली फॉलो करते हैं। कंट्रोल बर्निंग करते हैं कि आपने फ्यूल लोड ऐसे एरिया में आइडेंटिफाई करके पहले ही बर्न करके हटा दिया है, जिससे कि आपको उस क्षेत्र में अब जब फ्यूल लोड नहीं होगा तो आग भी नहीं लगेगी। तो उसको फायर सीजन से पहले ही जला के ख़त्म कर दिया जाता है। फायर मैनेजमेंट का एक रोल ग्रासलैंड मैनेजमेंट में भी है। तो फायर ग्रासलैंड में भी हम लोग सेलेक्टिवली ऐसे एरियाज़ में लगाते हैं जहाँ पे हमें उसके चेस बोर्ड पैटर्न उसको बोला जाता है कि एक क्षेत्र में लगाते हैं, दूसरे क्षेत्र को छोड़ देते हैं। तो वो भी हर साल हम लोग इस तरीके से मैनेज करते हैं कि जिसमें कि बहुत ज़्यादा वीड्स कहीं ज़्यादा आ रही हों, ताकि अच्छे तरीके से घास जो है, जो नया हमारी क्रॉप आए उसमें घास अच्छे तरीके से आए और एक अच्छा पैलेटेबल ग्रास स्पीशीज़ वहाँ पे मिल जाए। और उससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा पैलेटेबल ग्रास आएगी तो जो हिरन हैं और जो अंगुलेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी और फिर टाइगर्स को अपने आप ही अच्छा परिवेश मिलेगा। सर जंगल में बहुत सारी नदियाँ भी हैं, रिवर्स हैं, उसकी हेल्थ अच्छी रहे उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? देखिए कॉर्बेट में जो मेन रिवर है विच फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज़ रामगंगा। तो रामगंगा में और उसके साथ साथ पलैन और मंदाल, ये 2-3 नदियाँ हैं जो कि अल्टीमेटली ड्रेन करती हैं इसी कैचमेंट में। तो इन रिवर्स में जो रिवराइन इकोलॉजी है उसका हम लोग सेंसस करते हैं हर साल। पिछले साल हमने सेंसस किया था, तो ऑटर्स की संख्या लगभग 184 ऑटर हमें मिले थे, 184 ऑटर्स, विच इज़ अ हेल्दी साइन इन द काइंड ऑफ रिवर रामगंगा इज़। और उसके अलावा हमने घड़ियाल और मगर, ये दोनों भी यहाँ पे पाए जाते हैं, इनका भी हमने सर्वे किया था। इनकी संख्या भी हमारी अच्छी खासी है। इस बार भी हमने देखा है बहुत सारे नेस्टिंग साइट्स ऐसे हैं जहाँ पर हमें घड़ियाल की ब्रीडिंग साइट्स मिले हैं। ऑटर्स की संख्या में भी बढ़ोतरी लगातार हो रही है, क्योंकि देखिए अगर पोल्यूशन नहीं होगा नदी में या अच्छा पानी उपलब्ध होगा तभी इन जलीय जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। तो ये एक हेल्दी इकोसिस्टम का साइन है अगर इस तरीके की पॉपुलेशन कॉर्बेट में मिल रही है। तो एक प्रश्न बीच में आया था कॉरिडोर के बारे में, तो उसमें देखिए एक चीज़ होती है अर्बन प्लानिंग, वो क्यों महत्वपूर्ण है। आप ये देखिए कि मैंने आपको बताया टाइगर और एलिफेंट्स दोनों ही लॉन्ग रेंजिंग एनिमल्स हैं, लंबा चलते हैं। अब आप इमेजिन करिए कि आप अपने घर में बैठे हैं और अपनी चार दीवारी में चारों तरफ से आपको अगर बंद कर दिया जाए तो आपका मन करेगा बाहर निकलने का, बिल्कुल आप बाहर निकलेंगे, दीवार तोड़ के निकलेंगे। ऐसा ही जानवर भी करेगा अगर उसे केवल कॉर्बेट में बंद कर दिया जाए चारों तरफ से और उसे बाहर ना जाने दिया जाए, जबकि उसके आसपास और जंगल भी उपलब्ध हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है बाहर निकलना, क्योंकि बाहर निकलते ही नेशनल हाईवे आ जाता है जी। और अब इमेजिन करिए अगर आप एक हाथी हैं और आप जंगल से बाहर निकल रहे हैं, तो पहले आपको एक 4 लेन हाईवे मिला, फिर आप बड़ी मुश्किल से उस 4 लेन हाईवे को पार करे, फिर आप थोड़े आगे और गए, फिर आपको एक कैनाल मिली, फिर आप उस कैनाल में नीचे घुसे और फिर कैनाल से बाहर निकले तो आप परेशान हो गए, फिर आप थोड़े और आगे गए, आपको रेलवे ट्रैक मिल गया, ठीक है।
फिर वो रेलवे ट्रैक को बड़ी मुश्किल से आपने पार किया और आपका हाथी, आपका बच्चा या आपका काफ वहाँ ट्रेन से टकरा के मर गया, और फिर जाके आप अपनी नदी तक पहुँच पाए। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, करेक्ट, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट। तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि ये जो हाथियों के या टाइगर्स के जो मूवमेंट के जो कॉरिडोर्स हैं, जो आइडेंटिफाइड कॉरिडोर्स हैं, किस क्षेत्र में टाइगर ट्रैवल कर रहा है, चल रहा है, वहाँ कोई भी किसी प्रकार की हिंड्रेंस ना हो, वहाँ डिस्टर्बेंस ना हो जी। और वहाँ इसके लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छी गाइडलाइन निकाली है लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कैसा होना चाहिए। यदि आपको रोड बनानी है, बनानी ज़रूरी है, बनाते हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है इस तरफ। तो सरकार का पूरा प्रयास ये रहता है कि एलिवेटेड कॉरिडोर्स बने ताकि ऊंचा एरिया हो, नीचे से हाथी निकल जाए। तो इस तरीके के काम हो रहे हैं। मोतीचूर वाले एरिया में बहुत अच्छा एक काम हुआ है राजा जी टाइगर रिजर्व में, जहाँ पर मोतीचूर चीला मोतीचूर कॉरिडोर जो है वो लिंक हो गया है और टाइगर्स का लगातार उस एरिया में आवागमन हो रहा है। इसी हिसाब से अगर हम रामनगर की बात करें तो यहाँ पर भी फ्रेगमेंटेशन अब और ज़्यादा ना हो, इस पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। जो इसके आसपास के वन क्षेत्र हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, तो कॉरिडोर बेसिकली क्या है कि 2 फॉरेस्ट एरियाज़ को जो एक एरिया कनेक्ट करता है वो कॉरिडोर है। अगर उसको आप फ्रेगमेंट कर देंगे तो टाइगर्स या एलिफेंट्स किस क्षेत्र से कहाँ से होकर गुजरेंगे दूसरे क्षेत्र में, फिर वो वहीं बंध के रह जाएंगे और फिर कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ेगा। तो इस बात का भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें लैंडस्केप मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। मतलब अगर हम केवल एक कॉर्बेट को ना देखें, पूरे लैंडस्केप को देखें, तब उसको मैनेज करना पड़ेगा। सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर। मेरी उम्मीद थी कि मैं एक जंगल को पूरी तरह समझ जाऊँगा, पर सर मुझे लगता है कि मैं 1/4 भी जंगल को पूरी तरह समझ पाऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ है सर। आप जैसे लोग, जो बाकी के लोग आपके साथी काम कर रहे हैं, कमाल का काम कर रहे हैं सर। इंसानों की प्रोटेक्शन के लिए, जानवरों की प्रोटेक्शन के लिए, फ्लोरा एंड फौना की प्रोटेक्शन के लिए आप लोग बहुत कमाल का काम करते हैं सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, एंड थैंक यू फॉर डूइंग दिस विद अस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप लोग ये एपिसोड देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।